कहानी की शुरुआत होती है हमारे लड़के सू से, जो वही करता है जो हर हाई स्कूल का लड़का सोचता है कि एकदम बढ़िया आइडिया है। क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की को दिल का हाल बता देना। वो लड़की सामने खड़ी है, थोड़ा झिझकती हुई, थोड़ा असमंजस में। सू उसके एक्सप्रेशन देखकर तुरंत समझ जाता है, शायद उसे मेरा मोटापा पसंद नहीं। वो हंसने की कोशिश करती है, कहती है तुम मजाकिया हो, समझदार भी। ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें ना पसंद करूं। और फिर आती है वो पुरानी फ्रेंड जोन वाली लाइन, अभी मैं बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। सुनते ही जैसे किसी ने दिल में छुरा घोंप दिया हो। सू चुपचाप वापस अपने दोस्त के पास चला जाता है, जो पूछता है कैसा रहा। आंखों में आंसू लिए सू बस इतना कहता है, रिजेक्ट कर दिया। उसका दोस्त गुस्से में भर उठता है, ये क्या बेकार बहाना था, वो तो पढ़ाई में कभी इंटरेस्टेड ही नहीं रही। दोनों धीरे धीरे चलते हैं, रिजेक्शन की चुभन अब भी सीने में है। तभी एक गेंद हवा में उड़ती हुई आती है और सू उसे एक हाथ से बिना देखे पकड़ लेता है। उस पल जैसे हवा भी ठहर गई हो। प्लेयर दौड़कर आता है, भाई तू ठीक है? और सू आंसुओं से भीगी आवाज में अपने दोस्त से पूछता है, मैं सब कुछ ठीक करता हूँ, फिर भी ओवरवेट क्यों हूँ? उसका दोस्त गंभीर होकर कहता है, मुझे भी समझ नहीं आता, तू स्पोर्ट्स में कमाल है, ज्यादा खाता नहीं, रोज एक्सरसाइज करता है, अगर बाकी लोग तेरी आधी मेहनत भी कर लें तो सब फिट दिखे। वो सुझाता है, डॉक्टर को दिखा, पर सू थक चुका है। दिखा चुका हूँ, सब कहते हैं जेनेटिक्स की वजह से। रात में अपने छोटे से अपार्टमेंट में सू पुरानी फैमिली फोटो देख रहा है, एक मुस्कुराती माँ और एक पिता जो मिल्क लेने गए थे और लौटे ही नहीं। पिता कोरिया के रेसलिंग लेजेंड, दीवार भर मेडल्स और ट्रॉफीज से सजी। माँ ने एक बार कहा था, तेरे पापा वो इंसान थे जो सिर्फ सोचकर मसल बना लेते थे। सू अपने रिफ्लेक्शन को देखता है और हंसी में दर्द छुपाते हुए कहता है, तो फिर मेरे सारे एफर्ट्स बेकार क्यों जा रहे हैं? गुस्से में सलाद उठाता है, अब बस आज कुछ अच्छा खाऊंगा, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। पर जैसे ही खाने लगता है रुक जाता है, डिसिप्लिन उस पर हावी हो जाता है। रात गहरी हो चुकी है, सड़कें खाली हैं। सू अपने फिटनेस ट्रैकर पर नया रिकॉर्ड तोड़ चुका है। भागते हुए वो खुद से बोलता है, वो पढ़ाई पर ध्यान देगी। झूठ। हर कदम के साथ फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है। उसे एहसास भी नहीं होता कि वो अपने घर से कितना दूर निकल आया है। अचानक एक बूढ़ी आवाज सुनाई देती है, तेरी स्पीड बुरी नहीं है, तेरे साइज के हिसाब से तो कमाल की है, शायद ये तेरे जीन्स का कमाल है। सू मुड़ता है और देखता है एक बूढ़ा आदमी पुल की रेलिंग पर बैठा है और अगले ही पल वो बूढ़ा 15 फीट की छलांग लगाता है, जैसे किसी एक्शन फिल्म का सीन चल रहा हो। सू के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, आप ठीक हैं अंकल? बूढ़ा हंसता है, मुझे ग्रैंडपा बोगी मैन कहते हैं, मैं कोरिया के सभी डीमंस पर नजर रखता हूँ। सू की आंखें फैल जाती हैं, डीमंस? ये पागल तो नहीं? ग्रैंडपा मुस्कुराता है, चलो दिखाता हूँ। एक झटके में दुनिया बदल जाती है। सू अब किसी और डायमेंशन में है, चारों तरफ अंधेरा और उसके बीच भयानक मॉन्स्टर्स। ग्रैंडपा बोलता है, ये है डीमन रेल्म, हर वो जीव जो यहाँ कदम रखे डीमन कहलाता है। वो बताता है, हर 666 साल में डीमन किंग को चुनने के लिए टूर्नामेंट होता है। हर डीमन जाति अपना सबसे ताकतवर योद्धा भेजती है और इस बार नया राजा चुना जाएगा। सू चिल्लाता है, और इसका मुझसे क्या लेना देना? ग्रैंडपा जवाब देता है, हर डीमन परिवार को एक उम्मीदवार भेजना होता है और तेरे अंदर गॉब्लिन ब्लड अब भी बह रहा है, तू चुना गया है। सू घबरा जाता है, आप गलत आदमी पकड़ लाए हैं। पर इससे पहले कि वो कुछ समझे, एक भयावह राक्षस उसके पास आ धमकता है। उसका नाम है बिग माउथ। वो गुर्राता है, अगर मैं जीत गया तो तुझे खा जाऊंगा। 666 साल से इंसान का स्वाद नहीं चखा। उसका चेहरा इतना डरावना कि सू की सांसें थम जाएं। बिग माउथ हंसता है और लात मार कर सू को हवा में उछाल देता है। वो आसमान में कुछ देर तक उड़ता है और फिर जमीन से टकराता है, भारी क्रैश के साथ। सू जमीन पर पड़ा कराह रहा था, धूल, दर्द और ह्यूमिलिएशन तीनों में लिपटा हुआ। बिग माउथ उसके ऊपर मंडरा रहा था, जैसे कोई शिकार के बाद खेलता हुआ शिकारी। ग्रैंडपा बोगी मैन वहीं खड़ा सब देख रहा था, चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान। वो बुदबुदाया, अब वक्त है अपने आप को साबित करने का, चाहे तू आखिरी गॉब्लिन ही क्यों ना हो, तुझे अपनी जगह कमानी पड़ेगी। लेकिन बिग माउथ को तो बस मजे चाहिए थे। वो सू को गेंद की तरह उछालता, पटकता, फेंकता और हंसते हुए बोलता, हैरानी है अब तक जिंदा है ये मोटू? सू की सांसें टूट रही थी, दर्द से शरीर सुन्न। बिग माउथ ने अपनी लंबी चिपचिपी जीभ बाहर निकाली, अब तो नाश्ता करने का वक्त है। वो सू की ओर झपटा, मगर उसी पल कुछ अजीब हुआ। सू ने उस वार को रोक दिया। हवा में उसकी नजरें चमक उठीं, जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने उसकी नसों में बिजली दौड़ा दी हो। ग्रैंडपा की आवाज गूंज उठी, प्राचीन काल से गॉब्लिन्स अपनी प्रवृत्ति से सीखते हैं, जो स्थिति मांगती है वही उनके शरीर में जन्म लेता है। और देखते ही देखते सू के चारों ओर ऑरा फैलने लगी। वो खुद भी हैरान था, उसका शरीर हल्का लगने लगा, जैसे कोई बंधन टूट गया। बिग माउथ ने फिर से वार किया, लेकिन इस बार सू ने उसकी टांग पकड़ ली और एक पल में पूरे मैदान को हिला देने वाला फ्लिप मार दिया। दूसरे ही पल धूल का बादल और उसमें खड़ा सू एकदम बदल चुका था। वो पहले जैसा गोल मटोल लड़का नहीं था, वो अब पत्थर की मूर्ति जैसा दिख रहा था।
मस्कुलर, तीखा और बिल्कुल निडर। ग्रैंडपा मुस्कुराया। तो ये है असली गॉब्लिन पावर। बिग माउथ अब जमीन पर धंसा पड़ा था, बेहोश और टूटा हुआ। सू आसमान की ओर देखता है। उसके चेहरे पर सुकून और डिसबिलीफ दोनों थे। पहली बार वो खुद को मजबूत महसूस कर रहा था। अगले दिन सू वापस अपने पुराने स्कूल वाले रूप में अपने दोस्त के साथ हंसता हुआ, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं। वो हंसते हुए बताता है, भाई कल रात मैंने सपना देखा, डीमन से लड़ाई। दोस्त ने आईब्रो उठाया। सपना? और तू रेसलिंग कर रहा था? सू मुस्कुराया। हाँ, मैं उस मॉन्स्टर को उठा के पटका भी। दोस्त बोला, अरे ये तो अजीब है। लोग वही सपना देखते हैं जो वो असल में करते हैं, और तूने रेसलिंग को सालों पहले छोड़ दिया। सू कुछ पल सोच में डूबा। सपना इतना असली लग रहा था, जैसे मैं फिर से लड़ सकता हूँ अगर कोई कहे। दोस्त हंसा। चल भाई, ज्यादा उड़ मत, तेरी इमेजिनेशन ही जिम जाती है। सू ने हंसकर बात टाल दी। शायद मेरे दिमाग ने फैट की जगह मसल सपने में बना दिया। पर तभी पलक झपकते ही सब गायब हो गया। वो फिर से उसी डीमन रेल में था। ग्रैंडपा बोगीमैन उसके सामने खड़ा था, और साथ में सफेद बालों वाली एक रहस्यमयी लड़की। वो लड़की ठंडे लहजे में बोली, तू बेहोश हो गया था पर उम्मीद से पहले जाग गया। सू हक्का बक्का खड़ा उस मॉन्स्टर की लाश देख रहा था, माथे पर पसीना, आंखों में डर। ये सच में हो रहा है? मैं घर कैसे जाऊं? और अगर मैं यहाँ हूं तो मेरा वो मोटा शरीर कहाँ गया? ग्रैंडपा ने लड़की की ओर देखा। क्या सोचती हो इसके बारे में? लड़की ने आंखें घुमाई। ये वही गोब्लिन है जिसने किसी कमजोर ब्रूट को मुश्किल से हराया। शर्मनाक, उसका लहजा तिरस्कार से भरा था। जब ये किसी असली डीमन से लड़ेगा तो 2 सेकंड नहीं टिकेगा। सू को अब बस एक ही बात सूझ रही थी, मैं अब घर जा सकता हूँ ना? मैंने खुद को प्रूव कर दिया। ग्रैंडपा ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। नहीं, मैंने सोचा है तुझे ये परीक्षा दोबारा देनी होगी। आसपास खड़े डीमंस आपस में फुसफुसा रहे थे। या सच में गॉब्लिन ने एक ही वार में उसे गिरा दिया? शायद उसके अंदर कोई प्राचीन शक्ति सो रही है। ग्रैंडपा की आवाज गूंजी, सुनो सब लोग, ये लड़का इंसान नहीं डीमन है। अब इसकी खबर हर रेल में फैला। उसने फिर सू की ओर देखा। अब कोई डीमन तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तेरा नाम अब हमारे रिकॉर्ड में डीमन के रूप में दर्ज हो। सू के चेहरे पर कोई खुशी नहीं, बस थकान और चाह। मुझे तो बस घर जाना है, बस इतना। लड़की हंसी। तू अब डीमन रजिस्टर हो चुका है। इंसानी दुनिया में तभी लौट सकता है जब 500 साल बीत जाए और तू अपनी असली पहचान छिपाने लायक ताकतवर हो जाए। सू की आंखें चौड़ी रह गईं। 500 साल? वो हंसने की कोशिश करता है। तो मतलब मैं सारे गेम अपडेट्स मिस करने वाला हूँ? लड़की बस ठंडी नजर से देखती रही। सू ने गहरी सांस ली। मैं नुकसान नहीं करूंगा, बस घर जाना चाहता हूँ। सू के भीतर अब सिर्फ डर नहीं था, एक बेचैनी भी थी घर लौटने की। पर ग्रैंडपा बोगीमैन ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तू वापस जाने पर अड़ा रहा तो मुझे मजबूरन तुझे खत्म करना पड़ेगा। और उसी पल हवा भारी हो गई। उस बूढ़े के शरीर से एक भयानक किलिंग इंटेंट निकला जिसने पूरे माहौल को जमा दिया। सू के पैर जैसे खुद ब खुद पीछे हट गए, और फिर वो एक झटके में पीछे कूदा, ओल्ड मैन के वार को मैट्रिक्स की तरह डॉज करते हुए। सब हक्के बक्के रह गए, यहाँ तक कि खुद ग्रैंडपा भी। धीरे से उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोला, अब समझ आया? अब फर्क नहीं पड़ता कि तू खुद को इंसान मानता है या नहीं, तेरे शरीर ने पहले ही मॉन्स्टर का रूप ले लिया है। सू की सांसें तेज थीं। ग्रैंडपा ने आगे कहा, तुझे अंदाजा नहीं है तेरे शरीर में कितनी ताकत है। गॉब्लिन्स डीमंस की सबसे ताकतवर प्रजातियों में से एक है, और अभी तेरी शुरुआती अवस्था में भी तू किसी आम इंसान से 10 गुना ताकतवर है। कोई और तेरी जगह होता तो अभी जमीन पर चिपका होता। सू अब समझ चुका था कि ग्रैंडपा उसे क्या बताना चाहता है। पर 500 साल? वो हैरान होकर बोला, क्या इसका कोई और रास्ता नहीं? ग्रैंडपा ने सिर हिलाया। है, 6 महीने बाद नई डीमन किंग चुना जाएगी, तब डीमन फेस्टिवल होगा। वो धीरे धीरे पुरानी कहानी सुनाने लगा। 100 साल पहले डीमंस इंसानों की दुनिया में खुलकर घूमते थे। इंसान बस भागते थे, डरते थे, या फिर कुछ अच्छे डीमंस पर भरोसा करते थे जो उन्हें बुरों से बचाते थे। तब इंसान डीमंस से या तो डरते थे या उनकी पूजा करते थे। वो ठहर कर बोला, फिर आया वर्तमान डीमन किंग। उसने एक नया नियम बनाया, 500 साल तक कोई डीमन इंसान की दुनिया में प्रवेश नहीं करेगा। इसी वजह से इंसान हमें भूल गए, अब हम सिर्फ लोक कथाओं का हिस्सा रह गए। सू चुप खड़ा सुनता रहा। ग्रैंडपा आगे बोला, 6 महीने बाद ये कानून खत्म होगा, तब हर डीमन आजाद होगा इंसानों की दुनिया में लौटने के लिए, डर वापस लाने के लिए। सू के चेहरे पर सन्नाटा था। मतलब 6 महीने बाद ये सब मॉन्स्टर्स बाहर निकलेंगे? ग्रैंडपा ने सिर हिलाया। या तो तू इंतजार कर या डीमन बनकर अपनी ताकत बढ़ा। सू ने नीचे देखा, उसकी मुट्ठियां भींच चुकी थी। वो सोच रहा था, अगर ये सच में बाहर निकले तो इंसानियत का क्या होगा? धीरे धीरे उसका डर किसी और चीज में बदल गया, इरादे में। वो सोचने लगा, अगर मैं ही इनसे इंसानियत को बचा सकता हूँ तो मुझे रुकना होगा। उसने सिर उठाया, आंखों में दृढ़ता थी। अगर ये डीमंस इंसानों तक पहुंचे तो सब खत्म हो जाएगा, कम से कम मैं अपने लोगों को बचा सकता हूँ। ग्रैंडपा मुस्कुराया, तेरे पास प्योर गोब्लिन पावर नहीं है, पर तेरी ताकत किसी भी डायमंड से कम नहीं। अगर तू अपनी आधी शक्ति भी काबू में कर ले तो कोई डायमंड तेरे परिवार को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। सू के चेहरे पर आशा की एक हल्की सी झलक आई। लेकिन ग्रैंडपा ने एक और बात कही, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो तू खुद डीमन किंग भी बन सकता है।
और वो कानून फिर से लागू कर सकता है। इतना सुनते ही पास खड़ी सफेद बालों वाली लड़की ने तंज भरे लहजे में कहा, आधा इंसान आधा गॉब्लिन, डिमोन किंग बनेगा? मजाक मत करो। ग्रैंडपा जैसे तभी याद करता है, अरे हाँ, तुझसे मिलवा दूं। इसका नाम है स्वीवा। ये भी डीमन फेस्टिवल में हिस्सा लेने आई है, अपने डीमन क्लैन का प्रतिनिधित्व करने। स्वीवा ने कंधे उचका दिए। नाम जानकर क्या करेगा? मैं दोस्ती करने नहीं आई। वो सू की ओर देखती है। तो तू वाकई क्वालिफिकेशन टेस्ट देने वाला है? अगर पीछे हटा तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ग्रैंडपा मुस्कुराया। ये भी तेरी तरह इंसानों की दुनिया देखना चाहती है, पर उम्र में छोटी होने के बावजूद इसे टेस्ट देना पड़ा क्योंकि ये जल्दबाज है। इसे पेशेंस सीखनी। सू ने पूछा, लेकिन इसे टेस्ट की जरूरत क्यों? ये तो बाकी डीमंस से ज्यादा ताकतवर लगती है। ग्रैंडपा ने कहा, यही मुश्किल है। ताकत सब कुछ नहीं होती। इंसानों के बीच जीने के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए। अगर ये चीजें नहीं सीखी तो उसका टैलेंट भी खतरा बन सकता है। स्वीवा ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, समझ गई मैं, पर ये किसी तरह का बहाना तो नहीं है ना? ग्रैंडपा जोर से हंसा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुझे एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ। तू सू को सिखाएगी कि डीमन होना क्या होता है। स्वीवा की आंखों में झुंझलाहट। क्या? मुझे ये काम करना? ग्रैंडपा ने फिर बताया, अगर तू ये कर पाई तो मैं तुम दोनों को इंसानी दुनिया में जाने की इजाजत दूंगा। स्वीवा तुरंत विरोध करती है। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। 1 महीने में किसी को डीमन की पूरी नॉलेज सिखाना लगभग नामुमकिन है। ग्रैंडपा शांत लहजे में जवाब देता है, अगर ऐसा है तो 6 महीने इंतजार कर ले। जब डीमन किंग की पावर खत्म होगी, कानून भी टूट जाएगा और तब तू चाहे तो खुद इंसानों की दुनिया में जा सकती है। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। ग्रैंडपा अब गंभीर स्वर में कहता है, चॉइस तेरा है स्वीवा, सिखाना है या नहीं ये तू तय कर। इतना कहकर वो अपनी छड़ी उठाता है। हवा में कपड़े का एक टुकड़ा लहराता है और अगले ही पल वो गायब हो जाता है। बस उसकी आवाज पीछे रह जाती है। मुझे पूरा यकीन है सू को मॉन्स्टर बनना सिखाना संभव है। उसके जाने के बाद स्वीवा ने सू की ओर देखा। तुझे डीमन एनर्जी के बारे में कुछ पता है? सू ने सिर हिलाया। कुछ भी नहीं। पर उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि उसके चेहरे पर डर उभर आया। पीछे से बिग माउथ फिर से जिंदा हो उठा था। उसकी गुर्राहट गूंज उठी, इस बार मैं तुझे हरा कर खा जाऊंगा। स्वीवा ने हल्की सी सांस ली। सच में? इतनी सस्ती चाल है? वो वहीं खड़ी रही, बेपरवाह, आत्मविश्वास से भरी। सू डर के मारे पीछे हटता है, पर तभी उसके सामने हवा कांप उठती है। स्वीवा के पीछे से एक चमकदार लाइट बर्स्ट निकलती है और उसकी पीठ से एक विशाल पूंछ, टेल, बाहर आती है। सू की आंखें चौड़ी रह जाती हैं। ग्रैंडपा की बातें याद आती हैं। हर डीमन की अपनी अनोखी क्षमता होती है और प्योर गॉब्लिन्स अब विलुप्त हो चुके हैं, पर अगर कोई एक डीमन है जिससे सब डरते हैं तो वो है 9-tailed demons। सू धीरे धीरे समझने लगता है, मतलब ये वही है? स्वीवा मुस्कुराई, जैसे बिना कहे ही बोल दी हो, मैं यहाँ की सबसे ताकतवर हूँ। सू ने गहरी सांस ली। अब हैरान होने से कोई फायदा नहीं, जो भी है यही मेरी हकीकत है। स्वीवा की पूंछ से एनर्जी की लहर उठी। उसने हाथ फैलाया और एक जादुई रोशनी के साथ बिग माउथ जकड़ लिया गया। जंजीरें हवा से बनी पर पत्थर से भी मजबूत। वो सू की ओर देखती है और बोलती है, ये है डीमन मैजिक 101। हर डीमन को मैजिक इस्तेमाल करने के लिए डीमन एनर्जी चाहिए। वो समझाने लगी, मैजिक 2 तरह की होती है, इनहेरेंट और एक्वायर्ड। जो तुझ में है वो इनहेरेंट है। गॉब्लिन रेसलिंग तेरे खून में है। जैसे सांस लेना वैसे ही तू इसे सीखेगा, और जो सीखा जाए वो एक्वायर्ड मैजिक है, जिसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वो बिग माउथ को कसकर बांध देती है और कहती है, ये क्रीचर कभी एक्वायर्ड मैजिक नहीं सीख सका, बस अपने शरीर की ताकत पर भरोसा किया, इसलिए अब एक साधारण बाइंडिंग स्पेल में फंस गया है। सू चुपचाप देख रहा था। स्वीवा पूरी अथॉरिटी के साथ बोली, मैं तुझे डीमन वर्ल्ड के बारे में सिखाऊंगी, लेकिन अगर तू तैयार नहीं है तो अभी बता दे, मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करती। सू के चेहरे पर हल्की निराशा थी, पर आंखों में दृढ़ता। स्वीवा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, और अगर तू बेकार निकला तो शायद मैं तुझे मार दूं, क्योंकि आधे इंसान को काबू में रखना मुश्किल होता है। सू ने कोई शब्द नहीं कहा, बस उसकी नजरें उसकी आंखों में टिक गई। मैं तैयार हूँ, वो हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है, बहुत कम चांस है तेरे पास, पर मैं दांव लगाती हूँ। वो मुड़ी और बोली, तेरी ट्रेनिंग अभी शुरू होती है तेरे खाने से। सू हैरान। खाना? स्वीवा ने ठंडे स्वर में कहा, मैजिक चलाने के लिए डीमन एनर्जी चाहिए। हर डीमन के शरीर में ये होती है, पर तेरे अंदर जो थी वो इंसानों वाला खाना खाकर खत्म हो गई है। मतलब तू एनर्जी के बिना जिंदा है, जैसे कोई भूखा राक्षस जो अपनी हालत जानता भी नहीं। सू कुछ कहने ही वाला था कि उसके हाथ कांपने लगे, उसका पूरा शरीर हिलने लगा। स्वीवा उसकी हालत देखकर बोली, तेरे पास डीमन एनर्जी बची ही नहीं, तूने सब खत्म कर दी जब तूने वो एक किक मारा था। वो धीरे से झुकती है, उसका चेहरा अब सू के बिल्कुल पास। उसकी आवाज धीमी, ठंडी और डरावनी। डीमन वर्ल्ड का एक नियम है, जो जीतता है उसे हक होता है तय करने का कि हारा हुआ जीत या मरे। सू की सांसें रुक गई। वो फुसफुसाई, अगर तू अपनी डीमन एनर्जी वापस चाहता है तो उसे खा जा। सू का दिल तेज धड़कने लगा। बिग माउथ बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी गंध, उसकी उपस्थिति, सब कुछ अब अलग महसूस हो रहा था। वो आगे बढ़ा, हर कदम के साथ अंदर से कोई जंगली हंगर उसे खींच रही थी। उसके जहन में अब सिर्फ एक आवाज थी, खाओ, बस खाओ। सू के चेहरे पर डर और पागलपन एक साथ था, और उसके भीतर का गॉब्लिन पहली बार सच में जाग चुका था। सू की आंखों में अब कोई होश नहीं था,
बस भूख। लेकिन उसका शिकार बिग माउथ नहीं, सुईवा थी। उसकी तरफ जैसे कोई जंगली जानवर दौड़ पड़ा, अनकंट्रोलेबल, प्योर इंस्टिंक्ट। सुईवा की आंखें सिकुड़ गईं। ये आधा इंसान मुझ पर हमला करने की हिम्मत रखता है। वो तुरंत हाथ बढ़ाती है और उसके चारों ओर जंजीरें लिपट जाती हैं। तेरे जैसे आधे डीमन को मैं एक पल में कुचल सकती हूँ, वो ताने देती है। लेकिन अगले ही पल सू की नसों में डीमन शक्ति उबल उठती है और उसकी एक पूंछ से बनी बाइंडिंग चेन टूट जाती है। सुईवा की आंखें चौंधिया गई। इम्पॉसिबल। पर सू अब किसी की बात नहीं सुन रहा। उसकी सांसें भारी, उसका चेहरा विकृत। वो फिर उसकी तरफ झपटा, आंखों में हंगर की आग। सुईवा ने तुरंत अपनी उंगली चुभोई। खून की एक बूंद जमीन पर टपकी और वो हवा में लाल सर्कल बनाती। उसने स्पेल कास्ट किया और उसी पल डीमन एम्परर का एक विशाल मुक्का आसमान से उतरा। बिजली गरजी और वो अटैक सू पर गिरा। सारा मैदान हिल गया। सुईवा ने ठंडी सांस ली। उम्मीद है मरा नहीं होगा, लेकिन अगर मर गया कोई अफसोस नहीं। पर जब धूल हटती है, सीन कुछ और ही था। सू वहां खड़ा था। उसके माथे से एक हॉर्न उभर आया था, चमकता हुआ, जैसे किसी प्राचीन शक्ति का प्रतीक। उसके शरीर से बिजली सी फूट रही थी। सुईवा के होंठों पर हैरानी भरी मुस्कान आई। तो यही है गॉब्लिन ब्लड की असली शक्ति। सू ने हाथ उठाया और सबके सामने अपना हॉर्न खुद उखाड़ फेंका। खून बिहा, पर उसके चेहरे पर दर्द नहीं, बस एक जंगली डेविलिश नजर। उस हॉर्न ने उसके हाथों में रूप लिया। गोब्लिन क्लब, एक ऐसा हथियार जिसे सैकड़ों साल से किसी डैमन ने नहीं देखा था। सुईवा फुसफुसाई, आधा गोब्लिन, फिर भी इतना कुछ दिखाने को। वो एक पल को मान गई, ये लड़का अलग है। अब दोनों आमने सामने थे। सू ने क्लब को बिजली से लपेटा। थंडर स्ट्राइक। सुईवा की दो पूंछें खुली, काउंटर के लिए तैयार। वो लाइटनिंग को डॉज करती और उसका समन, डीमन एम्परर का विशाल हाथ, गॉब्लिन क्लब को पकड़ लेता है। जमीन फटने लगी। दोनों हथियारों के बीच शक्ति की लहरें फैल गईं। सुईवा ने मुस्कुराकर कहा, अब देखते हैं कौन पहले हार मानता है। वो हमला करती रही, सू को थकाने की कोशिश में, पर सू की पकड़ और मजबूत होती जा रही। फिर एक पल, एक गुर्राहट, सू ने क्लब को खींचा और डीमन एम्परर का हाथ पीछे की ओर झटका खा गया। सुईवा के चेहरे पर डिसबिलीफ था। यह असंभव है। उसने डीमन एम्परर की पकड़ तोड़ दी। सू ने एक झटके में हथियार को खींच निकाला और उस क्लब का रूप बदल गया। अब वो और भारी था, जैसे किसी एंशिएंट वेपन में बदल गया हो। शेप शिफ्टिंग मास्टरी, वो शक्ति जिसे गोब्लिन की असली पहचान कहा जाता था। सुईवा पीछे हट गई। हर वार के साथ अब उसका बचना मुश्किल हो रहा था। हथियार की गति, हमला, रूप, सब हर बार बदल जाता, जैसे सू एक ही वक्त में सैकड़ों वॉरियर्स की ताकत रखता हो। उसने दांत भींचे। ठीक है, अब देखती हूँ तू कितना संभल सकता है। 3 पूंछें फैल गईं, फिर 5। उसकी डीमन एनर्जी हवा में ज्वाला सी फैल गई। तू आधा गॉब्लिन होकर मुझे 5 पूंछें खोलने पर मजबूर कर रहा है, गर्व कर। उसने डीमन एम्परर का ऊपरी शरीर समन्स करता है। 5 गेट फर्स्ट अटैक। वो हाथ सू पर गिरा, इतनी ताकत से कि पूरा क्षेत्र रोशनी में डूब गया। सू जमीन पर पड़ा था, शरीर टूटा हुआ, आंखें आधी खुली, सांसें भारी। उसके आसपास की हवा तक गर्म लग रही थी। सुईवा उसके पास आई, चेहरा ठंडा, आवाज में झुंझलाहट। तेरा शरीर अब अपनी हद पर पहुंच गया है। अगर ऐसे ही रहा तो ज्यादा देर नहीं बचेगा। वो नीचे झुककर देखती है। उसके शरीर से धीरे धीरे भाप उठ रही है, जैसे अंदर की सारी एनर्जी जल चुकी हो। यही होता है जब कोई आधा इंसान मेरे जैसी डीमन से लड़ने की कोशिश करता है। वो व्यंग्य से मुस्कुराई, पर चेहरे पर चिंता छिप नहीं पाई। अब उस बूढ़े की डांट सुननी पड़ेगी। जिस स्टूडेंट को सिखाना था उसे लगभग मार ही डाला। वो आंखें घुमाती है, पर तभी सू की कमजोर सिसकियां सुनाई देती हैं। वो धीमे धीमे फुसफुसा रहा था, माँ। उसकी आवाज में एक टूटापन था, एक ऐसी पुकार जो किसी भी पत्थर दिल को पिघला दे। सुईवा कुछ पल उसे देखती रही। उसके चेहरे पर डर, दर्द और एक अधूरा इंसान झलक रहा था। वो सांस छोड़ती है, कितना बेकार प्राणी है, फिर भी वो झुकती है और अपने होंठ उसके होंठों पर रखती है। एक गाढ़ी चमकती हुई एनर्जी उसके शरीर में उतरती है, गर्म, भारी और जीवंत। वो अपनी डीमन एनर्जी जो उसने खुद के लिए बचाई थी, सू को ट्रांसफर कर रही थी। कुछ पल बाद वो पीछे हटती है, सांसें तेज। उम्मीद है तू मेरी मेहनत के लायक साबित होगा। जब सू ने आंखें खोली तो खुद को एक कमरे में पाया। छत पर पुराने लकड़ी के बीम थे, दीवारें काली पत्थर की और दरवाजा आधा खुला। अचानक वो खुलता है। सुईवा अंदर आती है, हाथ में एक कप लिए, चेहरा उतना ही चिड़चिड़ा जितना हमेशा। सू डरते हुए उठ बैठता है। मुझे माफ करना, जो कुछ भी हुआ वो जानबूझकर नहीं था। मैं सब कुछ देख रहा था पर अपने शरीर को रोक नहीं पा रहा था। सुईवा बिना कुछ कहे कप उसके सामने रखती है। पी ले, ठंडा हो गया तो असर नहीं करेगा। सू ने झिझकते हुए घूंट भरा और अगले ही पल चेहरा बिगाड़ लिया। ये क्या है? इसका स्वाद तो जैसे किसी ने फ्यूल में घास डाल दी है। वो निर्विकार भाव से बोली, सामग्री जान लेगा तो निकल नहीं पाएगा, बस खत्म कर। वो धीमे स्वर में जोड़ती, वैसे तेरा बिग माउथ कहीं गायब है। वो तुझसे डर गया है, अब छिपा बैठा है, सोच रहा होगा मैं उसे ढूंढ कर खा लूंगी। सू ने कप नीचे रखा। अगर वो अब डीमन नहीं रहा तो क्या कोई और रास्ता है ताकत पाने का? सुईवा हल्का सा हंसी, तू अब इंसान नहीं रहा। यहाँ ताकत पाने का एक ही नियम है, किसी और डीमन को खाकर। सू ने आंखें
सख्त कर ली। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी को मारकर ताकत नहीं चाहता। लेकिन फिर उसकी आवाज भारी हो गई। अगर कोई डीमन मेरे प्रिय लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुईवा कुछ पल उसे देखती रही। उस मासूम जिद में अब नई दृढ़ता थी। वो बोली, तो सुन, ताकत पाने का दूसरा तरीका सिर्फ एक ड्यूअल में होता है। जो जीतता है वही खाता है, वरना कमजोर डीमंस विलुप्त हो जाएंगे। वो धीमे से जोड़ती है, लेकिन तेरे बारे में अब सबको पता चल चुका है कि तू गॉब्लिन है। कमजोर डीमंस तुझसे लड़ने नहीं आएंगे और जो मजबूत हैं वो तुझे मिटा देंगे। सू की मुट्ठियां कस गईं। फिर क्या करूं? वो मुस्कुराई। मेरे पास तेरे लिए कुछ है। वो उसे कमरे से बाहर ले गई और वहां एक डिमोन जंजीरों में जकड़ा पड़ा था, आंखों में पागलपन, शरीर कांपता हुआ, जंजीरों को काटने की कोशिश करता हुआ। सू ने कांपती आवाज में पूछा, ये जिंदा है? सुईवा बोली, अब नहीं। ये वो है जिसने अपनी समझ खो दी। अब ये डीमन नहीं, जानवर है। इंसान इसे कोबाल्ट कहते हैं। वो ठंडे स्वर में बोली, जा इसे खा ले, ये अब सिर्फ एक बीस्ट है। सू के चेहरे पर उथल पुथल थी। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है पर ठिठक जाता है। तभी कोबाल्ट बिजली की तरह उसकी ओर झपटा, बिना कोई आवाज के। सू ने झुककर एक पल में डॉज कर लिया। वो पीछे हटते हुए छत पर जा चढ़ा। ऊपर से सुईवा देख रही थी। उसने सोचा, दिलचस्प। ये डरने की बजाय रिफ्लेक्स से हिला। वो खुद से मुस्कुराई, शायद मैंने इसे कम आंका था। नीचे मैदान में सू और कोबाल्ट आमने सामने थे। वो क्रीचर हेलहाउंड क्लैन का था, जिसने दूसरे डीमन को खाकर अपनी बुद्धि खो दी थी। अब वो सिर्फ एक पागल जानवर था। सुईवा दूर से देखती रही। इसका शरीर तो बस प्रतिक्रिया दे रहा है, पर शायद मौत के करीब पहुंचने पर ही ये जागेगा। और फिर सू ने स्टांस बदला। उसके पैर टिके, हाथ ऊपर उठे और उसने बॉक्सिंग गार्ड बना लिया। सुईवा की आंखें फैल गईं। ये इंसानों की फाइटिंग टेक्निक? कोबाल्ट का पंजा बस कुछ इंच दूर था जब उसने तेजी से झुककर वार को चकमा दिया। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से मुंह पर मुक्का जड़ा, सीधा, साफ, सटीक। कोबाल्ट पीछे जा गिरा और उसी पल सू के दिमाग में एक फ्लैशबैक कौंध उठा। काफी साल पहले कम उम्र का सू एक पुराने जिम में खड़ा था। सामने उसका बॉक्सिंग इंस्ट्रक्टर, मजबूत, आत्मविश्वासी आदमी जो मुस्कुराते हुए बोला, तेरे रिफ्लेक्सेस कमाल के हैं लड़के, अगर चाहो तो प्रोफेशनल बन सकता है। सू ने शर्माते हुए कहा, पहले थोड़ा वेट घटा लूं। फिर इंस्ट्रक्टर हंस पड़ा, वेट की चिंता मत कर, बॉक्सिंग में टिक गया तो खुद घट जाएगा। वो स्मृति टूटती है और वापस वर्तमान में। सू के मुक्के अब हवा में नहीं, मॉन्स्टर के चेहरे पर बरस रहे हैं। हर जैब, हर हुक में रिदम थी, हर मूव में वो पुराना अभ्यास झलक रहा था। उसका शरीर अब मशीन की तरह काम कर रहा था। कोबल्ट गुर्राता है पर सू पीछे नहीं हटता। एक अपर कट, फिर एक स्पिन किक। वो राक्षस दीवार से टकराकर गिर जाता है। सुईवा ऊपर से सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी थी। ये तो सिर्फ बचाव करेगा सोचा था, लेकिन ये तो हमला कर रहा है। सू अब अनस्टॉपेबल था। उसके भीतर वही ताकत उभर रही थी जो उसे हर खेल, हर फाइट में नेचुरली गिफ्टेड बनाती थी। कभी वेट घटाने के लिए उसने 16 खेल सीखे थे, जिनमें से 7 लड़ाई वाले थे। बॉक्सिंग, टेक्वांडो, रेसलिंग, जुडो, मुए थाई, केंडो और फेंसिंग। वो हर बार हार मान गया था क्योंकि उसका वजन नहीं घटा, लेकिन उसका शरीर, गोब्लिन का शरीर, हर स्किल को सोख चुका था। अब वो उन सबका मिश्रण बन चुका था, एक चलता फिरता मार्शल आर्ट्स मॉन्स्टर। हर पंच में फिनेस थी, हर वार में कंट्रोल। वो क्रीचर जो पल भर पहले शिकारी था अब शिकार बन चुका था। सुईवा धीरे से बुदबुदाई, ये लड़का इंसानी तकनीक से डीमन को हरा रहा है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, पर मन में उलझन थी। ये ताकत नहीं, ये तो पोटेंशियल है, लेकिन डीमन के स्टैंडर्ड के हिसाब से अब भी बहुत कमजोर। नीचे सू ने एक आखिरी वार किया। कोबल्ट दीवार में धंस गया, शरीर बेदम। सू उसके ऊपर खड़ा था, हांफता हुआ, और फुसफुसाया, अब मैं इसे खाऊं कैसे? सिर्फ कुछ मिनट पहले जो लड़का किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, अब उस पर नजर डाल रहा था जैसे शिकारी अपने शिकार। सुईवा ने ठंडी निगाह से देखा, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। सू ने सिर उठाया, क्या? और तभी कोबल्ट उछलकर उसके पीछे आ गया। एक ही झटके में उसने सू के कंधे में अपने जबड़े गड़ा दी। सू की आंखें फैल गईं, खून छलक पड़ा। वो दर्द से चीखा। कोबाल्ट ने उसे झटका देकर दूर फेंक दिया और खुद गुर्राता हुआ फिर उसकी ओर बढ़ा। सू वहीं खड़ा था, कांपता हुआ, सांसें तेज, आंखों में घबराहट। वो अपने घायल कंधे को थामे बड़बड़ाया, साले पागल जानवर। लेकिन कोबाल्ट को कोई परवाह नहीं। वो चीखता हुआ झपटा और एक ही वार में सू को हवा में उछाल दिया। सू जमीन पर गिरा, दर्द से तड़पता हुआ। सुईवा ऊपर से सब देख रही थी, चेहरा शांत लेकिन नजरों में कैलकुलेशन। उसके ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स जाग चुके हैं। वो धीरे से सोचती है, इंसान जब डरता है तो अपने हाथ पैर बचाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि वो पीछे हटता है। और सच में सू के चेहरे पर वही डर था। कोबाल्ट गुर्राया और दोबारा झपटा। सू ने आंखें बंद कर ली, पर फिर एक हल्की सी गुनगुनाहट उसके शरीर से उठी। वो अपनी सांसें रोक लेता है और जब आंखें खोलता है, उसका कंधा जिसे मॉन्स्टर ने फाड़ा था सही सलामत था। वो हैरान रह गया, ये कैसे? कोबाल्ट का पंजा उसके पेट को छूता है, खून बहता है और वो घाव पल भर में भर जाता है।
सू के चेहरे पर अब समझ की झलक थी। मेरा शरीर इंसान का नहीं रहा, ये डीमन शरीर है जो टूटकर भी फिर जुड़ जाता है। उसका डर अब गायब हो रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपने अंदर की मानवीय प्रवृत्ति को छोड़ दिया। अब बस एक चीज बाकी थी, लड़ाई। उसकी आंखों में ठंडा फोकस उतर आया। वो जमीन पर टिकता है। कोबल्ट फिर झपटा, पर इस बार सू नहीं डरा। एक झटके में सू आगे बढ़ा और मुक्का मारा, एक ऐसा मुक्का जिसने हवा को फाड़ दिया और वो मॉन्स्टर 10 कदम पीछे जाकर गिरा। सू के हाथ कांप रहे थे, दर्द था, हड्डियां जैसे टूटने को थी, पर वो खड़ा रहा पूरी तैयारी से। अगर दुश्मन फिर उठे तो जवाब देने को तैयार। सुईवा ने दूर से देखा। वो धीरे से बोली, बस। अब कोबल्ट अब हिल भी नहीं पा रहा था। वो मुस्कुराई, तेरे वार ने उसकी एनर्जी तोड़ दी, अब वो दोबारा नहीं उठेगा। फिर उसने आंखें संकरी की। तो कैसा लग रहा है डीमन एनर्जी इस्तेमाल करके? सू ने चौंक कर देखा। क्या डेमन एनर्जी? सुईवा ठंडे लहजे में बोलती है। अब तुझे समझ में आया कि डीमन एनर्जी का इस्तेमाल क्या होता है? सू ने सिर हिलाया। मुझे तो लगा मैं बस मुक्का मार रहा था, कुछ अलग महसूस हुआ, पर समझ नहीं आया। सुईवा बोली, उसी कुछ को समझना सीख। तुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं थी, जैसे अभी तूने किया। शरीर ने खुद ही हीलिंग शुरू कर दी। वो थी तेरा डीमन बॉडी जो कम एनर्जी में खुद को ठीक करता है। वो धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमती है, उसकी हालत को परखती हुई। और वो आखिरी पंच, उसने मुस्कुराकर कहा, वो बिल्कुल परफेक्ट था। इंसानी ताकत और डीमन एनर्जी का सही संतुलन। सू ने थोड़ी झिझक से पूछा, लेकिन मैं कैसे जानूं कि मैंने डीमन एनर्जी कब इस्तेमाल की? मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, बस एक पल को जैसे बिजली सी दौड़ गई थी। सुईवा ने सिर हिलाया। वो बिजली जो तूने महसूस की वही थी तेरी डीमन एनर्जी। तुझमें अनुभव की कमी है, इसलिए तू उसे पहचान नहीं पा रहा। यही वजह थी कि मैंने तुझे उस राक्षस से लड़वाया, ताकि तेरा शरीर खुद उसे महसूस करे। तूने डीमन एनर्जी को पहली बार में ही महसूस किया और उसे काबू में भी कर लिया। मैं सोच रही थी कि तुझे कम से कम 10 दिन लगेंगे। उसने फिर सू से कहा, अब इसे खत्म कर दो, इससे इसकी तकलीफ और दर्द दोनों खत्म हो जाएंगे। वो समझाती है, नाभि के ठीक ऊपर वाला हिस्सा, वहीं इसकी एनर्जी क्रिस्टल होती है। अगर तुम्हें इसे मारना है तो वहीं वार करना होगा। वो धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। कदम भारी है, सांसें थमी हुई। वो समझती है, पहली बार किसी को मारना आसान नहीं होता, चाहे वो सिर्फ खाने के लिए ही क्यों ना हो। ज्यादातर लोग हिचकिचा जाते हैं, और जैसा उसने सोचा था वो भी एक पल के लिए ठिठक गया। सू कुछ पल खामोश खड़ा रहा। उसके सामने वो टूटा हुआ कराहता कोबल्ट पड़ा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बस दृढ़ता थी। उसे याद आया अपनी माँ की मुस्कान, अपने दोस्त यूसन का मजाक उड़ाता चेहरा, और वो वादा जो उसने खुद से किया था, अब मैं कभी कमजोर नहीं रहूं। उसने गहरी सांस ली और एक ही वार में उस राक्षस को खत्म कर दिया। एक पल में सब शांत हो गया। हवा में बस धूल और सड़ांत की गंध रह गई। सुईवा नीचे आई, हल्के से बोली, अब तेरे हाथ में कुछ महसूस हो रहा होगा। सू ने नीचे देखा। उसकी मुट्ठी में एक छोटा चमकदार क्रिस्टल ऑर्ब था। वो उसे उलट पलट कर देखता है। ये क्या है? सुईवा बोली, ये उस डीमन की एनर्जी का कोर है। अगर तुझे उसकी शक्ति चाहिए तो इसे खा जा। सू ने हिचकिचाते हुए क्रिस्टल मुंह में डाल लिया, पर कुछ नहीं हुआ। वो वहीं खड़ा रहा, इंतजार करते हुए। कुछ तो होना चाहिए था, बिजली, एक्सप्लोजन, कुछ भी। तभी उसके कंधे पर एक कौ आकर बैठा। सू चौंक गया, अरे ये कहाँ से आया? और फिर उस कौए ने मुंह खोला। अजीब है ना, आमतौर पर डीमन एनर्जी खाने के बाद कुछ धमाका तो होता है। सू की आंखें फैल गईं। तू बोल रहा है? वो कौआ हंसा, और अगले ही पल उसका रूप बदल गया। एक लड़की, लंबे काले बाल, आंखों में चतुराई और एक शरारती मुस्कान। सुईवा ने भौहें चढ़ाई। तू यहाँ क्या कर रही है सोमी? मैंने तुझे बुलाया नहीं। सोमी ने बेपरवाही से कहा, अरे क्या पुरानी दोस्त से मिलने का कोई बहाना चाहिए? फिर मुस्कुराई, वैसे भी मैं काम से आई हूँ। वो सू की ओर देखती है, आंखों में चमक। तो ये है मशहूर आधा गॉब्लिन। ग्राम्स ने तो इसके बारे में बहुत कुछ बताया। सू थोड़ा पीछे हटता है। तुम ग्राम्स को जानती हो? सोमी हंसी, मैं उसके लिए पार्ट टाइम काम करती हूँ। आज का मिशन था पकड़े गए डीमंस की रिपोर्ट देना और रिवॉर्ड बांटना। वो सुईवा की ओर मुड़ी। दोनों डीमंस तूने पकड़े तो रिवॉर्ड तेरा बनता है। सुईवा ने सिर हिलाया, नहीं, जिसने उन्हें हराया वो सू था, रिवॉर्ड उसी का है। सोमी मुस्कुराई, फिर सू के बेहद पास झुक गई, इतना कि सू को पीछे हटना पड़ा। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी, मैं तुझे शुरू से देख रही थी, तू बहुत इंप्रेसिव है। यकीन करना मुश्किल है कि कुछ समय पहले तक तू इंसान था। फिर उसने सुईवा की ओर देखा। अगर ये ऐसे ही बढ़ता गया तो शायद फेस्टिवल में तेरे मुकाबले में आ जाए। सुईवा ने हल्की हंसी के साथ कहा, अगर ऐसा हुआ तो मंच पर कदम रखते ही गिर जाएगा। सोमी ने शरारती मुस्कान दी, देखते हैं, इसकी पोटेंशियल कम नहीं है। फिर उसने सू की ओर देखा, तेरे पास दो चॉइसेस है, या तो तू अभी के अभी अपने ह्यूमन वर्ल्ड में लौट जा, या एक कदम और आगे बढ़ा एक सच्चे मॉन्स्टर बनने के लिए। दूसरी तरफ सुबह की हल्की रोशनी, मोबाइल की रिंग बज रही। सू अब वापस ह्यूमन वर्ल्ड में है। फोन की स्क्रीन पर यूसेन का नाम चमक रहा है। भाई तू कहाँ मर गया था? सू मुस्कुराता है, पर सच नहीं बता सकता। वो कहता है, थोड़ा ट्रिप पर था, वैसे मुझे तेरी मदद चाहिए। माँ को बोल दे कि मैं अंदोंग गांव जा रहा हूँ तुम्हारे दोजो में ट्रेनिंग के लिए। यूसेन चौंकता है, अंदोंग? भाई वो जगह सबको नहीं रखती, तो कुछ छुपा रहा है? वो हंसता है, फिर गंभीर स्वर में जोड़ता है, जो भी हो मुझे बता सकता है। सू कुछ कहने ही वाला था कि अचानक सोमी की आवाज गूंजी, मत बोलना मूर्ख, ये फॉरबिडन है। इंसानों को डीमन वर्ल्ड के बारे में बताना मना है।
सू रुक गया, सांस थमी हुई। वो झूठी हंसी में बोला, कुछ नहीं भाई, बस वेट घटाने जा रहा हूं, और फोन रख दिया। वो नीचे बैठा, फोन को ताकता रहा, और तभी एक फ्लैशबैक, सोमी के शब्द फिर गूंजे, तू सच में वापस जाना चाहता है? सू मुस्कुराया, हाँ जरूर, अब बस थोड़ा आराम चाहिए। पर अगले ही पल वो ठहर गया। उसने सिर उठाया और गंभीर आवाज में कहा, नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं अभी बहुत कमजोर हूँ, मुझे और मजबूत होना है। सोमी ने हंसते हुए कहा था, वाह, एकदम हीरो वाला जवाब, पर क्या तू वाकई सीरियस है? सुइवा ने पीछे से आंखें घुमाई, ड्रामा बंद करो सोमी, ये सब पर्सनैलिटी टेस्ट जैसा लग रहा है। सोमी मुस्कुराई, बिल्कुल सही पहचाना, लेकिन ये टेस्ट जरूरी था। इंसानों में जैसे पर्सनैलिटी क्विजेस होते हैं, वैसे ही डीमंस में हम पूछते हैं, क्या तू अपनी ट्रेनिंग छोड़कर घर जाएगा? फिर उसने सुइवा की ओर देखा, वैसे वो किताब पढ़ी जो मैंने दी थी? सुइवा ने ठंडे स्वर में कहा, पहले पेज पर ही नींद आ गई थी। बच्चों के लिए लिखी थी क्या? सोमी ने गहरी सांस ली, बिल्कुल नहीं, वो तेरे लिए थी, ताकि तू इंसानी सोच समझ सके। वो सिर हिलाते हुए बोली, अब तू जो चाहे कर, मैं सू को थोड़ी देर के लिए उधार ले जा रही हूँ। सू ने हैरानी से देखा, कहाँ? सोमी मुस्कुराई, थोड़ी सैर पर चलो, उड़ने का मन है। अगले ही पल वो फिर से अपने कुएं के विशाल रूप में बदल गई। जोर से पकड़े रहना लड़के, थोड़ा चक्कर आएगा लेकिन मजा भी आएगा। सुइवा बस चुपचाप खड़ी रही और उन्हें दूर जाता हुआ देखती रही। वापस वर्तमान में सू ने सोमी का फोन वापस थमाते हुए मुस्कुराया, धन्यवाद, तूने मुझे फिर से इंसानी दुनिया में लाकर थोड़ा हल्का कर दिया। जितनी चिंता थी वो कुछ हद तक गायब हो गई है। सोमी ने उसकी बात पर हल्की मुस्कान दी, फिर मजाक में बोली, बस इतना ही? चाहे तो कुछ दोस्तों से मिल ले या अपनी माँ से एक बार मुलाकात कर ले जाने से पहले। सू ने सिर हिलाया, माँ तो बिजनेस ट्रिप पर है और बाकी कोई नहीं, बस वही मेरी दुनिया है। थोड़ी देर दोनों खामोश रहे, फिर सू ने हंसकर कहा, चलो कुछ खा लेते हैं, आज मैं बनाता हूँ। कुछ देर बाद दोनों टेबल पर बैठे थे। खाने की खुशबू कमरे में फैल चुकी थी। सोमी ने पहला निवाला लिया और हैरानी से बोली, वाह, तू तो वाकई कमाल का खाना बनाता है, ये टैलेंट कहाँ छुपाया था? सू बस मुस्कुरा दिया। सोमी ने हंसते हुए बताया, तूने तो सबको पीछे छोड़ दिया, वैसे मैं भी पास के होजोंग स्कूल में पढ़ती हूँ, तेरे स्कूल के ठीक बगल। सू ने हैरानी से पूछा, सच में? तुझे देखकर तो लगता है तू बहुत पॉपुलर हो। तो हल्के से हंसी, पॉपुलर शायद, लेकिन असल में मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है। वो खिड़की की तरफ देखती रही जैसे कुछ याद कर रही। खाना खत्म होते ही उसने अपनी जेब से एक स्क्रोल निकाला, सुनहरी किनारों वाला, हल्की नीली चमक में झिलमिलाता हुआ। ये रखो, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। सू ने उसे खोलकर देखा और दंग रह गया। वो कोई आम स्क्रोल नहीं था, वो किसी स्मार्टफोन और बैकपैक का मिश्रण था, एक तरह का इंटरडिमेंशनल स्टोरेज डिवाइस। अंदर थे 40 डीमन कॉइन्स, एक अलग पर्सनल स्क्रोल और एक छोटी सी डीमन ट्रेजर बीड जो रहस्यमय ऊर्जा से चमक रही थी। सोमी ने समझाया, इस बीड में डीमन एनर्जी भरी है, अगर तू इसमें मॉन्स्टर फोर्स डालता है तो ये अलग अलग एबिलिटीज दिखा सकती है, ठीक वैसे ही जैसे पुराने लोक कथाओं में लिखा है। वो आगे बोली, आमतौर पर हम सिर्फ डीमन कॉइन्स देते हैं, लेकिन ग्रैम्प्स ने खास हुक्म दिया था कि तुझे बाकी चीजें भी दी जाए। लगता है उन्हें तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। सू ने हंसते हुए कहा, मतलब फेस्टिवल में किंग चुनने की उम्मीद? सोमी ने सिर हिलाया, हम डीमंस उतने बेवकूफ नहीं जितने इंसान हैं, हमारे अपने रूल्स हैं, पर फिर भी हम अपने रीजन से जुड़ाव महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि एक कोरियन डीमन किंग हो। ठहर कर बोली, पिछली बार एक कोरियन गॉब्लिन ने लगभग करंट किंग को हरा दिया, बस थोड़े से फर्क से हार गया, इसलिए अब सबकी नजर तुझ पर है। सू के चेहरे पर बेचैनी थी, मैं तो कल तक ये भी नहीं जानता था कि मैं गॉब्लिन हूँ और अब सब मुझे डीमन किंग बनने की उम्मीद दे रहे हैं। वो धीमे स्वर में बोला, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा है, काश मैं जाग जाऊं। सोमी उसकी बात सुनकर हैरान हुई, अभी तक तू बहुत जल्दी एडजस्ट कर रहा था, अब डर लगने लगा। सू ने गहरी सांस ली, अगर कभी ऐसा वक्त आया कि डीमंस इंसानों के लिए खतरा बन जाए तो शायद मुझे ही वो रोकना होगा। सोमी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर राजा बन जा, वही कानून बना जो इंसानों की रक्षा करते हैं। तभी सू ने देखा, सोमी के पास रखी स्क्रोल अजीब सी लाइट देने लगी। ये चमक रही है, ये नॉर्मल है क्या? सोमी ने बिना देखे कहा, अरे नहीं, ये तो इमरजेंसी समन होती है जब कोई डीमन ह्यूमन वर्ल्ड में नियम तोड़ता है, लेकिन चिंता मत कर, ऐसा कभी नहीं होता। वो बोल ही रही थी कि उसकी आवाज अटक गई, चेहरे पर घबराहट। रुको, ये तो सच में इमरजेंसी है। रात गहरी हो चुकी थी। सू अब अकेला था, अपने कमरे में बैठा, डीमन स्क्रोल और बीड को घूरता हुआ। वो बड़बड़ाया, आखिर इस चीज को इस्तेमाल कैसे किया जाता है? उसने स्क्रोल को पलट पलट कर देखा, कुछ सिंबल्स चमक उठे, फिर उसने बीड को उठाया, कलाई पर बांध लिया। एक पल को लगा जैसे हल्की बिजली उसके हाथों में दौड़ गई हो। मुस्कुराया, शायद ऑफेंस या डिफेंस दोनों में काम आएगा। सोमी आएगी तो पूछ लूंगा। 10 बजे वो घड़ी देखता है, वे लोग शाम 4 बजे यहाँ आए थे और सोमी 6 बजे शाम पर इमरजेंसी कॉल के लिए गई थी। अब तक वापस क्यों नहीं आई? वो धीमे स्वर में बोला, माथे पर चिंता की लकीरें। कम से कम उसका नंबर तो ले लेता, बेवकूफ। वो सोफे पर गिर पड़ा, सामने दीवार पर टंगी अपने पिता की तस्वीर को देखते हुए। धीरे धीरे उसने खुद से कहा, शायद वही कारण है, मेरे अंदर गॉब्लिन ब्लड का। ग्रैम्प्स ने कहा था ना, चौथी या पांचवी पीढ़ी। उसी वक्त शहर के दूसरी तरफ एक सुनसान गली में किसी इंसान की चीख गूंजी। एक लो ग्रेड डीमन उस इंसान पर झपट पड़ा, लेकिन जैसे ही वो अपने शिकार तक पहुंचा, हवा में एक स्पेल चमकी, नीली रेखा उसके शरीर को चीर गई। वो चीखा, धुआं बनकर बिखर गया।
अंधेरे में खड़ी एक परछाई ने धीरे से सांस छोड़ी। इतने सारे लोअर डीमंस एक साथ, ये ठीक नहीं। उसने नीचे देखा, उसके कंधे से एक और पंख चढ़ गया था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे सारे फेदर्स खत्म हो जाएंगे। सोमी तेजी से उस इंसान के पास दौड़ती है जो जमीन पर कांपता पड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में डर। वो घबरा कर उसे संभालने की कोशिश करती है। सब ठीक हो जाएगा, मैंने इलाज शुरू कर दिया है, एम्बुलेंस भी बुला ली है। लेकिन तभी उसके पीछे कुछ हिलता है। वो मुड़ती भी नहीं, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है एक और डीमन पीछे आ चुका है। अचानक हवा में बिजली सी चमकती है। वो डीमन जमीन पर गिरता है, सिर धड़ से अलग। पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजती है, अगर तुम इतनी कमजोर लोअर डीमन से ही गिर जाती तो तुम्हारा सोल क्लैन शर्म से सिर झुका देता। सोमी घबराई हुई हंसती है। अरे नहीं, हमारे क्लैन में ऐसे बड़े एक्सपेक्टेशंस नहीं होते। वैसे भी तुम हो ना मेरे लिए हमेशा एक बिग ब्रदर की तरह। लेकिन वो मुस्कुराता नहीं, बस सीधा जवाब देता है, मुझे भाई कहकर मत पुकारा करो, वो रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। और फिर वो मुड़कर अपने काम में लग जाता है। वो हिप्नोटाइज करता है उस इंसान को। उसकी आंखें धुंधला जाती हैं। धीरे धीरे वो उसके दिमाग में झूठी यादें डाल देता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सोमी हैरान रह जाती है, वाह तुम्हारा ये इनहेरिटेंस मैजिक, मैंने भी सीखने की कोशिश की थी, पर इतनी मुश्किल थी कि बीच में ही हार मान ली। वो हल्का मुस्कुराता है, कितने डीमन से सामना हुआ अब तक? सोमी तुरंत जवाब देती है, 24। और सबके सब कोबाल्ट थे, हर एक के गले में लीश लगी थी, जैसे कोई उन्हें पपेट की तरह चला रहा हो। उसकी आवाज भारी हो जाती है। 7 इंसान मारे गए, बहुत से घायल हुए, लेकिन डीमंस को तो पता था कि ये क्राइम है। फिर क्या मजा उन्हें ऐसा करने में? वो शांत लहजे में कहता है, मजा नहीं, फायदा। सोमी भौहें सिकोड़ती है। फायदा? इंसानों को मारने से डीमन को क्या फायदा मिलेगा? तभी वो गहरी सांस लेकर बोलता है, तुम्हारी जनरेशन नहीं जानती है, इंसान असल में डीमंस के लिए न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है। प्राचीन समय में हम उन्हें शिकार करते थे, वो हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक की तरह है। सोमी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना, वो कहता है, और सुनोगी भी नहीं। अगर ये सच सबको पता चल जाए तो ह्यूमन वर्ल्ड कभी पीसफुल नहीं रह पाएगा। इसलिए ये नॉलेज अगली जनरेशन तक पहुंचाई ही नहीं गई। उसी वजह से वो मुश्किल एग्जाम बनाया गया, ताकि ह्यूमन वर्ल्ड की रक्षा हो सके। वो आगे जोड़ता है, अधिकतर डीमंस वैसे भी ह्यूमन वर्ल्ड को बोरिंग समझते हैं। जब तक कानून बना हुआ है वो आते नहीं, पर अब फेस्टिवल आ रहा है और ये हंगर, ये लालच उन्हें कानून तोड़ने पर मजबूर कर रहा है। बहुत से डीमंस खुद को नष्ट कर चुके हैं, ताकत के पीछे भागते हुए। सोमी के चेहरे पर डर की झलक, उसकी सांसें अटकती हैं। वो आगे झुककर कहता है, अगर मैं होता तो कोबाल्ट जैसे अधूरे हथियार नहीं इस्तेमाल करता। मैं चुपचाप इंसानों को पकड़ता, उन्हें खत्म करता, बिना किसी ध्यान के। सोमी की आंखों में गुस्सा भर आता है। जो इंसानों जैसे बेबस लोगों पर हमला करे वो कावर्ड है। वो मुस्कुराता है, अगर वो शख्स एक साथ दर्जनों डीमंस को नियंत्रित कर सकता है तो वो इतना कमजोर नहीं कि इंसानों पर खुद हमला न कर सके। वो कावर्ड नहीं, कोई और ही खेल खेल रहा है। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि अचानक घड़ी पर नजर पड़ती है। उसके चेहरे पर झटका सा आता है, ओ नहीं, टाइम हो गया। वो फौरन उड़ जाती है, माफ करना, बाद में बात करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, घर में सुमू बालकनी की ओर बढ़ता है। हवा में एक अजीब सन्नाटा है। वो दरवाजे के पास रुकता है, मैंने तो बालकनी डोर खोला ही नहीं। फिर खुला कैसे? धीरे से कदम पीछे करता है, तभी पीछे से एक परछाई उस पर झपटती है। पर सू का बॉडी तुरंत रिएक्ट करता है। वो झुककर बच जाता है, रेलिंग पर छलांग लगाकर खड़ा हो जाता है। हमलावर हैरान रह जाता है, ये गॉब्लिन रेसलिंग टेक्निक? सू हंस देता है, दिल तो छलांग मारकर बाहर आने वाला था, लेकिन हाँ, अब मान लिया मैं सच में गोब्लिन हूँ। उसकी आंखों में वही पुराना डर चमकता है, वही चिल जो उसे पहले महसूस हुआ था जब किसी ने पीछे से काटा था। और उस इंस्टिंक्ट के साथ वो हमलावर को पकड़कर पूरी ताकत से फेंक देता है। सू बालकनी से बाहर देख रहा था, उसके चेहरे पर हल्की चिंता थी। उम्मीद है किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा होगा। लेकिन तभी वही ठंडा एहसास फिर से उसकी रीढ़ में उतरता है। वो मुड़ता भी नहीं कि पीछे से कोई उसकी गर्दन पकड़ लेता है, पर यह हाथ नहीं था, एक सांप की पूंछ थी। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता मत कर, मैंने पूरी बिल्डिंग के लोगों को सुला दिया। अगर इंसान चीखने लगते तो परेशानी हो जाती। वो छलांग लगाता है और सू पर टूट पड़ता है। तू काफी ताकतवर है उस डीमन के लिए जिसने अभी तक अपनी डीमन एनर्जी भी विकसित नहीं की। उसकी मुस्कान में जहर था। सारा क्रेडिट उन गॉब्लिन जीन्स को जाता है। वो सू को पकड़कर जोर से नीचे फेंक देता है। फर्श में दरार पड़ती है और वो नीचे झुककर कैजुअली कहता है, लगता है पिछली गिरावट से फर्श कमजोर हो चुका है, अब इंसान इसे कोई एक्सीडेंट समझेंगे। वो धीरे से सिर झुकाकर कहता है, अब तक तो तुझे मर जाना चाहिए था, मैंने तो तुझे फेयर चांस दिया था। सू जमीन पर पड़ा है, पर उसका दिमाग दौड़ रहा है। अब उसे समझ आने लगा है ये पूरा मैस शायद इसी डीमन का काम है। सांप त्वचा वाला वो राक्षस सू के पास आता है, चलो अब आराम से मर जाओ, इसे मर्सी किलिंग समझो। उसकी आवाज ठंडी पर अहंकार से भरी हुई थी। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, एक मौका दूं तुम्हें, बस चुपचाप मेरे द्वारा खा लिए जाओ और मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। वो वाक्य सुनते ही सू की आंखों में आग जल उठती है। तुमने मेरी माँ का नाम लिया। उसके होंठ कस जाते हैं, अब तू गया। वो झपटता है,
उसके हाथों की मांसपेशियां खींचती हैं। वो उस सांप जैसे आदमी को पकड़कर पलटने ही वाला होता है कि अचानक उसका शरीर जाम हो जाता है। उसके पैर कांपते हैं, हाथ सुन्न। वो डीमन मुस्कुराता है। जहर असर कर गया, ये मेरी इनहेरिटेंस एबिलिटी है। बस छूना होता है और जहर फैल जाता है। वो आगे बोलता रहता है, तुम गॉब्लिन ब्लड लाइन्स को ऐसे चालों की जरूरत नहीं होती, तुम तो बस देख कर ही दुश्मन को पत्थर बना सकते हो। फिर वो कहता है, हमारे नियमों के हिसाब से मुझे किसी ताकतवर के द्वारा खाया जाना चाहिए था, और वैसे भी तुम जिस हथियार का इस्तेमाल करते हो उसका इस्तेमाल मुझे नहीं आता। अगले ही पल उसका शरीर लहराता है और वो पूरी तरह से सांप बन जाता है। वो सू की ओर फिसलता है। उसके जबड़े फैल चुके हैं, निगलने के लिए तैयार। सू मुश्किल से हिल पा रहा है, पर उसकी आंखों में वो चमक अब भी बाकी है। वो हथियार पकड़ता है, उसे एक्टिवेट करता है और जैसे तैसे वार करता है। सांप डीमन बिजली की तरह पीछे हट जाता है। वार उसके गाल को छूता हुआ निकलता है। वो गुर्राता है, तू तो झर में भी लड़ रहा है। उसकी पूंछ घूमती है और सू दीवार से टकराता है। वो डीमन हंसते हुए कहता है, फिर भी बुरा नहीं, झर में भी वार कर लिया। लेकिन तभी उसे अपने शरीर में कुछ चुभता महसूस होता है। वो नीचे देखता है, एक लकड़ी की छोटी तलवार उसके पेट में ढसी है। उसकी आंखें चौड़ी होती हैं और हवा में कोई अजनबी आवाज गूंजती है। एक मुखौटा पहने आदमी सामने आता है। उसके होठों से कोई मंत्र निकल रहा है और जैसे ही शब्द पूरे होते हैं, बिजली की लहर उस सांप डीमन के शरीर में दौड़ जाती है। वो दर्द से तड़पता है। मुखौटा वाला आदमी ठंडी आवाज में कहता है, रात अभी आई नहीं और तूने कानून तोड़ दिया। सांप डीमन कांपते हुए फुसफुसाता है, तू इंसान है, एक एग्जोर्सिस्ट। वो समझ जाता है ये इंसान बेहद खतरनाक है। अगर सोमी और उसका साथी भी आ गए तो हालात और बिगड़ जाएंगे। तो वो अपनी सबसे ताकतवर स्पिरिट बाहर निकालता है, वो जिसे फेस्टिवल के लिए बचा रखा था। चलो कोबाल्ट, इसे रोको, वो चिल्लाता है। लेकिन वो मुखौटा पहने एग्जोर्सिस्ट सिर्फ एक कदम बढ़ाता है। उसका मंत्र हवा में बिजली की तरह फटता है और इससे पहले कि डीमन की स्पिरिट कोई वार कर सके, तलवार उसकी खोपड़ी में घुस चुकी होती। सब कुछ पलक झपकते खत्म हो जाता है। वो मास्क मैन सू की ओर मुड़ता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू उस डीमन का साथी तो नहीं लगता? सू हल्की सांस लेता है, वो सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ। लेकिन सू अचानक मास्क मैन की आवाज से ही पहचान लेता है। मुखौटा उतरता है और सामने खड़ा था यूसेन। यूसेन के चेहरे पर हैरानी और सुकून दोनों मिलकर एक अजीब सा भाव बना रहे थे। वो सामने पड़े सू को देखता है, जिसकी सांसें भारी थीं। जमीन पर अब भी झर की हल्की चमक फैल रही थी। सू, ये क्या हाल बना रखा है यार? सू थकी आवाज में हंस देता है, भाई लंबी कहानी है। यूसन झटके से उसकी तरफ दौड़ता है, तू मॉन्स्टर के चक्कर में कैसे पड़ गया? सू कराता है, एक मिनट, सवाल बाद में पूछ, पहले सांस लेने दे। तभी यूसन का ध्यान जाता है, सू के शरीर पर फैली वो काली पॉइजन मार्क धीरे धीरे गायब हो रही है। वो हैरान होकर कहता है, ये अपने आप फेड हो रही है। सू हंसते हुए बोलता है, लगता है गोब्लिन जेन्स कुछ काम आ ही गए। कुछ देर बाद वो सब कुछ बताता है, कोबाल्ट अटैक, स्नेक डेमन, सोमी और सब कुछ। सुनकर यूसन का चेहरा सख्त हो जाता है। तू हाफ गोब्लिन है? उसकी आवाज में डिसबिलीफ था। मतलब अब तक जो कुछ भी सच समझता था सब झूठ था। सुशांत स्वर में पूछता है, तो यही वजह थी कि तू कभी खुलकर बात नहीं करता था? ये ट्रेनिंग सेंटर वाला घर असल में क्या था? यूसन गहरी सांस लेकर जवाब देता है, अगर पहले बता देता तो तू सोचता मैं पागल हूँ। फिर वो धीरे से जोड़ता है, 6 महीने में सब सेटल हो जाएगा। सू की आंखों में सवाल है, तुझे फेस्टिवल के बारे में पता है? यूसन सिर हिलाता है, हाँ, और डीमंस अब पहले जैसे नहीं रहे। 100 सालों से शांति थी, लेकिन अब इंसान उनके लिए प्रीमियम स्नैक्स बन गए हैं। कई लोग गायब हो रहे हैं, खून, तबाही, लेकिन सबूत नहीं। सू गंभीर स्वर में कहता, तो ये पहली बार है जब तूने किसी डीमन को सामने से देखा? यूसेन बस सिर झुकाकर हाँ कहता है। तभी हवा में एक हल्की नीली रोशनी फैलती है। सोमी प्रकट होती है, चेहरा थोड़ा थका हुआ। माफ करना, देर हो गई। लेकिन यूसेन की तलवार तुरंत निकलती है। वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है। रुक जाओ, एक कदम और बढ़ाया तो मैं काट दूंगा। सू जल्दी से बीच में आता है, रुको यार, वो मेरी दोस्त है। यूसेन गरजता है, पीछे हटो सू, ये इंसान नहीं मॉन्स्टर है। वो उसकी आंखों में गहराई से झांकता है, मैं महसूस कर सकता हूँ वो हत्या करने से खुद को रोक रही है, लेकिन उसका असली रूप वो डीमन का है। सू समझाने की कोशिश करता है, उसने मुझे बचाया है, उसने ही मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में लाया। लेकिन यूसेन उसकी बात काट देता है, तू अब भी कुछ नहीं समझता। ये सब दिखने में इंसान लगते हैं, लेकिन इनके अंदर वही भूख है। ये हम सबको सिर्फ चलते फिरते मील्स समझते हैं। वो तलवार को कसकर पकड़ता है, तेरे खून में चाहे जो मिला हो, तू अब भी इंसान है और ये धरती तेरी है। तुझे किसी डीमन से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। सोमी अब पूरी तरह घबरा चुकी है। वो सोचती है, ये क्या बोल रहा है, ये तो पागल हो गया है। लेकिन असली डर कुछ और था। सू अब ऑफिशियली मॉन्स्टर सिस्टम में रजिस्टर्ड था। अगर उसने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया
तो नतीजे बहुत भयानक होंगे। वो मन ही मन फैसला करती है, अगर और कोई रास्ता नहीं तो मुझे सू को डीमन रेल्म ले जाना ही पड़ेगा। वो अपनी स्टांस लेती है, लड़ाई के लिए तैयार। यूसेन भी अपनी तलवार उठाता है। उनके बीच हवा में बिजली सी खींच जाती है। सू की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों है। वो एक झटके में यूसेन को पीछे धकेल देता है। तलवार उसके हाथ से गिरती है। सू तलवार उठाता है। उसकी नजर इनग्रेविंग्स पर पड़ती है। अजीब से सिंबल्स चमक रहे हैं। यूसेन सोचता है क्या ये डीमन माइंड कंट्रोल है, लेकिन तुरंत महसूस करता है नहीं, ये वैसा एहसास नहीं। सू शांत स्वर में बोलता है, तू सही कह रहा था, मॉन्स्टर्स घिनौने होते हैं, ताकत के लिए अपने ही खा जाते हैं। फिर उसकी आंखें ठंडी पड़ती और मैंने भी वो किया है और करता रहूंगा अगर उससे मैं अपने अपनों की हिफाजत कर सकूं। यूसेन उसे समझाने की कोशिश करता है, मैं काफी ताकतवर हूं, मैं तुझे और तेरी माँ को अगले 6 महीने तक बचा सकता हूँ। लेकिन सू बीच में रोक देता है। उसके होंठों पर एक धीमी पर डरावनी मुस्कान फैलती है। अब मुझे किसी की हिफाजत नहीं चाहिए। वो आगे बढ़ता है। उसकी आवाज अब भारी हो चुकी है, क्योंकि मैं अगला डीमन किंग बनने वाला हूँ। यूसन वहीं खड़ा था। शायद उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, मेरा दोस्त पूरी तरह पागल हो गया है। लेकिन सू शांति से बोला, मुझे पता नहीं इसका सही मतलब क्या है, बस इतना जानता हूँ कि मेरे पास एक मौका है। शायद मैं इंसानों की दुनिया को एक बुरे सपने में बदलने से रोक पाऊं। यूसन उसकी आंखों में देखता है। वो जान गया था ये लड़का पीछे नहीं हटेगा। आखिरकार उसने सांस छोड़ते हुए कहा, मेरे पास हक नहीं कि मैं तेरे फैसले करूं, लेकिन याद रखना अगर तू एक डीमन बनकर हद पार कर गया तो मैं खुद तुझे खत्म कर दूंगा। फिर उसने धीरे से अपना मास्क पहना, पीछे मुड़ा और कहा, माफ करना, मैंने तुम्हारे मसले में दखल दिया, लेकिन अगर किसी ने डीमन लॉ तोड़ा या मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचाया, उसकी आवाज ठंडी और खामोश थी, तो मैं पूरे डीमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जैसे ही वो गया, सोमी वहीं जमीन पर गिर पड़ी, सांसें तेज, चेहरा पीला। पहली बार उसने किसी शामन को देखा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या सब इतने डरावने होते हैं? सू कुछ कहती, इससे पहले ही पीछे से गोयू आ गया। वो बोला, नहीं, यूजिन थोड़ा स्पेशल टाइप का डरावना है, बाकी सब शामन्स ऐसे नहीं होते। सोमी ने सू की तरफ देखा, तो वो मेरी मदद करने आया था? गॉय हल्के से हंसा, वो इसलिए आया क्योंकि तुम बिना सोचे उस खतरे में कूद पड़ी जिसे तुम जानती भी नहीं थी। तुम्हारी लापरवाही सबको डुबा सकती थी। और फिर उसने डीमन वर्ल्ड की हायरार्की समझाई। सबसे नीचे वो बीस्टियल डीमंस होते हैं जो जानवरों जैसी शक्लें रखते हैं। बीच में आते हैं मिथिकल क्रीचर डीमंस जैसे 9 पूंछ वाले, और सबसे ऊपर डिवाइन डीमंस, वो जिन्हें पुराने जमाने में लोग देवता मानकर पूजा करते थे। इतना कहने के बाद गोयू ने खुद का परिचय दिया। वो बोला, मैं गोयू ब्लैक टर्टल क्लान से, फेस्टिवल में तुम्हारा ओपोनेंट रहूंगा। उसने हाथ बढ़ाया। सो हाथ मिलाने ही वाला था कि सोमी ने बीच में रोक लिया, रुक, उससे हाथ मत मिलाना। फिर वो गोयू पर भड़क गई, तुम्हें दिख नहीं रहा? सू पहले से ही कमजोर है और तुम उसे और नुकसान पहुंचा दो। लेकिन गोयू मुस्कुराया, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ जिसे फर्क पड़ता है? और उसने सू का हाथ पकड़ लिया। फौरन उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली। उसने अपना अंगूठा काटा और एक मैजिक एक्टिवेट किया, श्रिंकिंग अर्थ। पल झपकते ही दोनों एक अलग ही डायमेंशन में थे। सू डगमगाता हुआ खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था। गोयू ने उसे देखा और हल्के से कहा, वाह, बेहद कम लोग ऐसे खड़े रह पाते हैं जब उन्हें किसी दूसरे डायमेंशन में फेंका जाता है, वो भी बिना बताए। लेकिन सू के चेहरे पर ना डर था ना हैरानी, बस ठंडापन। वो बोला, क्या तुम मुझे यहाँ खाने लाए हो? गोयू ने कंधे उचका दिए। नहीं। फिर अचानक मुस्कुराते हुए पूछा, तुम गेम्स खेलते हो? सू ने कहा, पहले खेलता था स्कूल के दिनों में, अब नहीं। फेवरेट जॉनरा? गोयू ने पूछा। सू ने बिना सोचे कहा, एक्शन आरपीजी। वो बोला, ऑनलाइन गेम्स पसंद नहीं, हर जगह बस आइटम बेचने का धंधा चल रहा है, गेम नहीं, बिजनेस। गोयू ने मुस्कुराकर कहा, गुड टेस्ट। लेकिन अगले ही पल वो झपट पड़ा। सू ने बिजली सी फुर्ती से डॉज किया। गोयू की आंखें चमकी। इंटरेस्टिंग, वो बोला। इसने तुरंत अस्यूम कर लिया कि मैं हमला करूंगा और उसी माइंडसेट में बचा भी। अच्छा है, बहुत अच्छा। अब वो सच में उत्सुक था। इस लड़के में पोटेंशियल है। और सच में सू अब वो पुराना नाइव लड़का नहीं रहा। हर लड़ाई के बाद वो इवॉल्व हुआ है। अब उसने अपने डिस्ट्रॉयर आर्मर को सही से कंट्रोल करना सीख लिया है। वो आर्मर उसकी बाह से डीमन एनर्जी रिलीज करता है, जैसे किसी आरपीजी में नया स्किल ट्री अनलॉक हुआ हो। बस फर्क इतना है कि अगर जरा सी गलती हुई तो ये स्किल उसे जलाकर राख कर देगा। उसने हमला किया, फिर भी सतर्क रहा। अब उसे पता है असली लड़ाई तब खत्म होती है जब दुश्मन की सांस रुक जाए। उसके शरीर से एनर्जी उठ रही थी, पेट के गहराई से उठती लहरें, पूरे जिस्म में दौड़ती आग जैसी गर्मी। वो कुछ नया महसूस कर रहा था, अपने अंदर की रॉ ताकत को। सू अब हर मूव को ध्यान से गिन रहा था। बिग अटैक में 10%, छोटे छोटे मूव्स में 3%, अब बस 60% एनर्जी बची है। वो खुद से कहता है, अगर मैंने इसे बेवकूफी में खर्च किया तो खत्म हो जाऊंगा। सामने गोयू खड़ा था, उस पर हल्की सी मुस्कान थी। नॉट बैड, उसने कहा, तेरे अंदर दम तो है। उसकी बात सुनते ही सू के अंदर एड्रेनलिन दौड़ गई और उसने बर्फीले आइसिकल्स बुला लिए। गोयू हंसते हुए बोला, गलती तो तूने उसी पल कर दी थी जब ये लड़ाई शुरू हुई। वो बार बार हमला कर रहा था, तेज, सटीक, लेकिन सू को कुछ अजीब लगा। इन हमलों में खून की प्यास नहीं। वो रुक गया, आंखें सिकोड़ कर बोला, तू मारना नहीं चाहता है ना? गोयू हल्का सा मुस्कुराया, पकड़ लिया तूने, मैं ब्लड लस्ट दिखाने में अच्छा नहीं हूँ। फिर उसने सीधा कहा, मैं तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, बस सुना था कि कोई हाफ गोब्लिन लड़का खुद को अगला डेमन किंग कह रहा है,
तो दिलचस्पी हो गई। उसने गंभीर होकर पूछा, तू क्या सोचता है, डेमन किंग कौन होता है? सू ने आंखें घुमाकर कहा, इतना भी नहीं पता, वो जो डीमन रेल्म पर राज करता है। ऑब्वियसली। गोयू ने सिर हिलाया। यही तो गलती करते हैं सब। उसने गहरी सांस ली। डीमन वर्ल्ड में किंग का मतलब रूलर नहीं होता। वो कोई कानून बनाने वाला या शासन करने वाला नहीं है। वो बस सबसे ताकतवर होता है। सूचों का क्या? गोयू ने कहा, डीमंस किसी रूल को नहीं मानते, वो अपनी इच्छाओं के गुलाम है। तो किसी सिस्टम को चलाने के लिए उन्होंने बस एक तरीका निकाला। हर 666 साल बाद सबसे ताकतवर डीमन को किंग बनाया जाता है। वो राजा नहीं, एक सेफ्टी लॉक होता है, ताकि डीमंस आपस में लड़कर खत्म ना हो जाए। उसने आगे कहा, हजारों सालों से हर डीमन किंग ने यही किया, डीमंस के बीच बैलेंस बनाए रखा, सिवाय एक के जो अब है। फिर उसने उदाहरण दिया, इमेजिन कर अगर इंसानों का राजा अचानक कह दे कि अब कोई मांस नहीं खाएगा, लोग मानेंगे? सू बोला, नहीं, बगावत होगी। गोयू ने कहा, लेकिन डीमंस ने 666 साल से यही रूल माना है, इंसानों को नहीं खाना, क्योंकि डीमन किंग इतना ताकतवर है कि सब डरते हैं। वो रुका, फिर धीरे से बोला, लेकिन उनकी सहन शक्ति अब टूटने वाली है। अगर नया किंग भी वही कानून रखेगा तो पूरा डीमन रियम फट पड़ेगा। सू चुप रहा। उसने समझ लिया, अगर वो वाकई किंग बन गया और इंसानों की रक्षा करना चाहेगा तो उसके खिलाफ पूरा डीमन वर्ल्ड खड़ा हो जाएगा। गोयू ने सिर झुकाकर कहा, भले डीमन किंग कितना भी ताकतवर हो, लेकिन वो अकेला है। अगर बाकी डीमंस ने रूल मानने से इनकार कर दिया तो पूरा सिस्टम ढह जाएगा। वो मुस्कुराया, तो मेरे भाई, अगला डीमन किंग बनने का दावा करने से पहले सोच ले, क्योंकि बाकी सब सोमी जैसे नाइस डीमंस नहीं है। सू ने ठंडे स्वर में पूछा, तो ये सब कहकर तू चाहता क्या है? गोयू ने जवाब दिया, सिंपल ऑफर है, अगर तू मेरी तरफ आ जाए तो जब मैं डीमन किंग बनूंगा तू कोरिया पर राज कर सकेगा। मैं इंसानों को खाने का रूल पूरी तरह नहीं हटा सकता, लेकिन तेरे अपने लोग, तेरे करीबियों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सू ने उसे घूर कर पूछा, इतना भरोसा है खुद पर, इतना स्ट्रांग है तू? गोयू ने हंसकर कहा, शायद कोरिया का सबसे ताकतवर नहीं, लेकिन फेस्टिवल में खड़ा होने लायक तो हूँ। सू ने कुछ पल सोचा, फिर हाथ बढ़ाया, ठीक है, डील। गोयू ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सू के हाथ से डीमन एनर्जी सीधी उसके शरीर में धंस गई। एक पल में पूरा अरीना हिल गया। गोयू पीछे फेंका गया और सू ने मौका नहीं छोड़ा। वो झपटा, प्योर गॉब्लिन रेसलिंग इंस्टिंक्ट के साथ, हर मूव में जान झोंकती। ये इंस्टिंक्ट नहीं था, ये एक सोचा समझा हमला था। उसकी बांह से डिस्ट्रॉयर एनर्जी चमकी, उसका चेहरा कांप रहा था, और डिटर्मिनेशन उससे भी ज्यादा चमक रहा था। जब धूल छटी, सू हाँफ रहा था, कांप रहा था, उसके अंदर की आखिरी एनर्जी भी जल चुकी थी। अब वो न डीमन पावर रिचार्ज कर सकता था, न स्टैमिना वापस ला सकता था। गोयू उसके सामने खड़ा था। उसने धीरे से कहा, इंप्रेसिव, तेरा फोकस, तेरी इंटेंट दोनों परफेक्ट है। फिर उसने अपना राइट हैंड उठाया, अब मेरी बारी। उसकी इनहेरिटेंस पावर जाग उठी। आर्टिक फ्रॉस्ट, ठंडी हवा गूंज उठी और उसके चारों तरफ का पानी बर्फ में बदल गया। हर बूंद, हर लहर उसके कमांड पर चल रही थी। गोयू ने सू की आंखों में झांककर पूछा, लास्ट वर्ड्स? सू ने सीधा गोयू की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे अपने दुश्मन को अपने इरादे बताने का कोई शौक नहीं है, और तूने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसलिए जो तू डिजर्व करता है वही मिलेगा। वो धीरे धीरे उठता है। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन निगाहें स्थिर थी। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, तू बहुत जल्दी जीत का सपना देखने लगा। गोयू ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी हालत देखी। क्या ये लड़का अब भी सोच रहा है कि वो मेरे हमले में कोई ओपनिंग ढूंढ लेगा? उसकी आंखों में अब दिलचस्पी थी, गुस्सा नहीं। फिर वो बोला, सू, तू बहुत बातें कर रहा है जबकि बेहोशी के दरवाजे पर खड़ा है। उसने ठंडी हवा में हाथ उठाया और फिर अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आई और उसने मुस्कुराकर कहा, टेस्ट पास कर लिया तूने? सू ने भौहें सिकोड़ ली। क्या? गोयू ने कहा, तू उस कैटेगरी में नहीं आता जिसे मैं बेकार फाइटर कहता हूँ। तू उस तरह का इंसान है जिसके लिए सपोर्ट करना वर्थ है। सू थोड़ा उलझ गया, क्या बकवास कर रहा है तू? गोयू ने अपनी नजर आसमान पर डाली। हर कोई डीमन किंग फेस्टिवल का इंतजार कर रहा है, लेकिन सच कहूं, मुझे नाइट ऑफ मॉन्स्टर्स नाम की ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी आवाज पहली बार नरम पड़ी। मुझे वो डीमंस पसंद नहीं जो अपने ही जैसे को खा जाते हैं, धोखा देते हैं। मुझे इंसानों की दुनिया में सुकून मिलता है। वो हल्का सा मुस्कुराया। मुझे उनके बेकार से लगने वाले काम पसंद है, किताबें, कॉमिक्स, आर्ट, जो हमारे रेल्म में कभी नहीं हो सकता। सू ने गौर से उसकी तरफ देखा। अब उसे एहसास हो रहा था कि गोयू सिर्फ एक फाइटर नहीं, बल्कि सोचने वाला डीमन है जिसके अंदर इंसानों जैसी गर्मजोशी बची हुई है। वो धीरे से बोला, तो इसका मतलब तेरे जैसे और भी हैं, सोमी की तरह? गोयू ने सिर हिलाया। शायद। सू ने पूछा, और ये वजह काफी है मुझे सपोर्ट करने की? गोयू ने सीधा जवाब दिया, मुझे डीमन किंग बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत झंझट है। उसने हंसते हुए जोड़ा, लेकिन तेरे पास मौका है। वो समझाने लगा, देख, कोरियन पेनिनसुला में फेस्टिवल जीतने की सबसे ज्यादा उम्मीद वहीं की क्लैंस की। हर कैंडिडेट पुराने शक्तिशाली घरानों से आता है, जहां मैजिक विरासत में दी जाती है, जनरेशन दर जनरेशन। जैसे इंसानों में कोई गोल्डन स्पून लेकर पैदा होता है। उसकी आंखों में गंभीरता लौट आई। क्लैंस सिर्फ अपने फायदे देखते हैं। अगर किसी में टैलेंट दिखे और वो उनकी बात ना माने तो वो उसे मारकर नया रिप्रेजेंटेटिव ले आते हैं। सू के चेहरे पर हल्की उदासी उतर आई। मतलब ये फेस्टिवल सिर्फ ताकतवरों का खेल है? गोयू ने शांत स्वर में कहा, हाँ, लेकिन तेरे पास वो नहीं है, कोई क्लैन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, तेरे पास मोटिव है और अपनी ताकत, इसलिए तू डीमन किंग बन सकता है। सू ने धीरे से कहा, रुक जरा,
सोचने दे मुझे। लेकिन तभी सामने से सोमी हवा में तेजी से आती है। अगले ही पल वो गोयू को एक जोरदार लात मारकर दूर फेंक देती है। सू पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि अभी हुआ क्या, और घबराई सी आवाज में सोमी को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सोमी उसकी ओर मुड़ी। चेहरा पूरी तरह गंभीर था। तुम चाहे जितना भी ट्राई कर लो, उस वार से गोयू को खरोंच तक नहीं आएगी, और वैसे भी ज्यादा संभावना है कि वो अब तक जा चुका है। सू की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मतलब जा चुका है? वो तो यही था अभी कुछ देर पहले। सोमी ने बीच में रोक दिया। वो नहीं था सू, वो असली गोयू नहीं था। उसके लहजे में एक अजीब ठंडापन था। वो आगे बोली, असल में गोयू एक स्प्लिट पर्सनैलिटी रखता है। उसके अंदर दो आत्माएं हैं, एक टॉर्टिस और एक स्नेक। सू की सांसें थोड़ी तेज हो गई। तो मतलब वो जो अभी मेरे सामने था? सोमी ने हल्का सा सिर हिलाया। वो स्नेक था। फिर उसने गहरी सांस ली और बताने लगी, ब्लैक टॉर्टोइस असल में स्नेक और टॉर्टस का मिश्रण है। पहले यह सिर्फ एक टॉर्टस हुआ करता था, लेकिन बाद में किसी ने यिन और यांग की एनर्जीज को अलग करने का तरीका ढूंढ लिया। उसी यिन एनर्जी से ब्लैक टॉर्टस नाम की नई शक्ति बनी। इसके बाद ये ताकत और ट्रेनिंग पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही, पर इसके साथ आया एक साइड इफेक्ट जिसे कहा गया स्नेक। सू ध्यान से सुन रहा था। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। तो ये स्नेक वही दूसरा पर्सनालिटी है? हाँ, सोमी ने जवाब दिया। वो हिस्सा जो गोयू में मौजूद है, और वही है जिसे तुमने कुछ मिनट पहले देखा था। सू ने धीरे से कहा, लेकिन वो पूरी तरह बुरा नहीं लगता था। मतलब हाँ, चालाक था, सेल्फिश था, लेकिन दिल से बुरा नहीं। सोमी ने धीरे से कहा, सही कहा तुमने। वो शरारती है, खुदगर्ज है, मगर पूरी तरह सड़ा हुआ नहीं, बस टूटा हुआ है। फिर उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। असल में स्नेक को ब्लैक टॉर्टस का सबमिसिव हिस्सा माना जाता है, यानी वो हिस्सा जो शांत सलाहकार की तरह काम करता है, मेन टॉर्टस पर्सनैलिटी को बैलेंस में रखता है। लेकिन गोयू वो अलग है, उसने नीचे देखते हुए कहा। गोयू का स्नेक साइड उसके जन्म से ही जागृत और जब चाहे उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है। यही वजह थी कि जब वो अपने क्लैन का रिप्रेजेंटेटिव बना तो कई डीमंस ने विरोध किया, मगर कोई कुछ नहीं कर सका क्योंकि ये लड़का बहुत ही ताकतवर है। फिर सोमी उसकी तरफ देखती है और पूछती है, सब कुछ पैक कर लिया ना? चलने का टाइम हो गया है। वो उसके ढीले पड़े चेहरे को देखती है और थोड़ा हंसते हुए कहती है, अरे यार, ऐसे मुंह क्यों बना रखा है? लेट होने पर कोई सजा नहीं मिलने वाली। लेकिन वो धीरे से सिर हिलाता है, नहीं, बात वो नहीं है। सू बालकनी के कोने में खड़ा था। माथे पर टेंशन साफ झलक रही थी। वो सोच रहा था, अगर मैं 1 महीने तक यहाँ नहीं रहूंगा तो जब मॉम वापस आएंगी बालकनी की हालत देखकर पागल हो जाएंगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, उसकी चिंता छोड़ दे बच्चे। ग्रैंडपा बोगी मैन अचानक वहां प्रकट हुए। हल्की मुस्कान के साथ बोले, ऐसे झंझटों के लिए हमारे पास डीमंस हैं, वो साफ सफाई संभाल लेंगे। फिर उन्होंने सिर घुमाकर कहा, सोमी तुम पहले जाओ, मुझे सू से अकेले में कुछ बात करनी है। सोमी तुरंत घबरा गई। ग्रैंडपा, इसमें सू की गलती नहीं थी, सब मेरी वजह से हुआ। ग्रैंडपा ने सिर हिलाया। मुझे पता है सोमी, ये उस बात से जुड़ा नहीं है। इतने में पीछे से एक और आवाज आई। सू पलटा और वहां खड़ी थी स्वीवा। वो हैरान रह गया, तू यहाँ कैसे आ गई? अपने आप आई है क्या? स्वीवा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं वो नहीं हूँ जो किसी और की मदद से ह्यूमन वर्ल्ड पहुंचे। फिर ग्रैंडपा की तरफ इशारा करते हुए बोली, असल में ये खुद मुझे खींच लाए हैं। ग्रैंडपा ने गहरी सांस ली और बोले, हमें साउथ ईस्ट इलाके में 50 कोबाल्ट मिले थे जो ह्यूमंस पर हमला कर रहे थे, लेकिन जब हमने उनके पीछे छोड़े गए निशान देखे तो कुछ गड़बड़ लगी। बहुत ज्यादा साफ थे, जैसे जानबूझकर छोड़े गए। हमें लगा ये बस ध्यान भटकाने का तरीका है। असली मास्टरमाइंड किसी और दिशा में चाल चल रहा है और वो टारगेट है सोल। उनकी आवाज अचानक भारी हो गई। अब तक करीब 200 ह्यूमंस को सोल से किडनैप किया गया है और ये तो बस रिपोर्टेड नंबर है। असली गिनती शायद 500 तक पहुंचे। सोमी चौंक गई। तो इसका मतलब कम से कम 5 डेमोन्स इसमें शामिल है। हम सस्पेक्ट लिस्ट से इन्हें। ग्रैंडपा ने बात काट दी। नहीं सोमी, ये डीमंस यहाँ के नहीं है, दूसरे देशों से आए हैं। शायद वहाँ पकड़े गए, इसलिए अब कोरियन लोगों को निशाना बना रहे हैं। उनकी आंखों में एक सख्त चमक थी। हमें इन्हें ढूंढकर खत्म करना होगा और इसके लिए मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। स्वीवा सब समझ गई थी। ग्रैम्प्स ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ, मैं 1 महीने बाद तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड क्वालिफिकेशन टेस्ट देने वाला था, लेकिन हालात ने सब बदल दिया है। अब यही तुम्हारा टेस्ट है। उन्होंने धीमी मगर ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा मिशन है उन सभी डीमंस को ट्रैक करना और खत्म कर देना जो इन किडनैप्स के पीछे हैं। सीन धीरे धीरे यूसन की ओर शिफ्ट होता है। आंखों के नीचे गहरी थकान, लगता है जैसे कई दिन से सोया ही नहीं। वो अब भी सू को लेकर परेशान है। क्या मैंने गलती की उसे अकेला छोड़कर? वो खुद ही रेस्क्यू प्लान सोचने लगा था कि तभी सामने खड़ा था सू, घबराया हुआ। फोन बंद था इसलिए खुद मिलने आ गया, उसने हिचकते हुए कहा। कुछ देर बाद दोनों कैफे में बैठे थे। सू ने पूरी कहानी बताई, क्रैम्प्स, किडनैपिंग्स, डीमंस और वो पागलपन भरा क्वालिफिकेशन टेस्ट। यूसन सुनते सुनते भड़क गया। क्या तुम जानते भी हो ये कितना डेंजरस है? ये टेस्ट नहीं, सुसाइड मिशन है। लेकिन सू की आंखों में अजीब सी चमक थी। ये मेरी चांस है ह्यूमन वर्ल्ड में रहने का मौका। यूसन का चेहरा सख्त हो गया। तुम जानते भी हो?
तुम किस क्लास के डीमन हो? सू ने कंधे उचका दिए। अभी तो कुछ दिन पहले डीमन बना हूं, मुझे क्या पता। यूसन ने गहरी सांस ली। 5 क्लासेस होती हैं, डिवाइन, स्पिरिट, मिस्टिक, फील्ड और बीस्ट। सू पहले तो हंस पड़ा। सिर्फ नाम है ना? यूसन ने कहा। काश ऐसा होता। बीस्ट सबसे नीचे है, जैसे जानवर, इंसान तक इन्हें हरा सकते। फील्ड्स उससे कहीं ज्यादा ताकतवर, इन्हें गिराने के लिए सैकड़ों लोग चाहिए। सू की गर्दन धीरे धीरे झुकने लगी। तो ऊपर के डीमंस कितने पावरफुल होंगे? यूसन बोला। मैं सबसे बड़ा शमन नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ, एक मिस्टिक डीमन अकेले एक छोटा शहर मिटा सकता है। वो कुछ पल रुका, फिर धीमे स्वर में बोला, और स्पिरिट और डिवाइन डीमंस वो इतने शक्तिशाली होते हैं कि दुनिया के नियम तक तोड़ सकते हैं। उसने सू की आंखों में देखा। अगर कभी ऐसे डीमन से सामना हो, भाग जाना, छिप जाना और दुआ करना कि उन्होंने तुम्हें देखा ना हो। यूसन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो बात यहीं से शुरू होती है। अगर ये डीमंस कोरिया के बाहर से आए हैं, तो इसका मतलब वो शामन्स और डीमंस दोनों से लड़ने के लिए तैयार है। यानी हम कम से कम मिस्टिक लेवल डीमन से डील कर रहे हैं। सू ने पूछा, तो कल वाला डीमन वो कौन से क्लास का था? यूसेन ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, कम से कम फील्ड क्लास तो था ही, लेकिन जो डीमन वो कंट्रोल कर रहा था वो स्नेक वाले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। अगर वो स्नेक वाला मिस्टिक लेवल पर होता तो वो हमें दोनों को मिटा देता। फिर उसने उंगली सू की ओर उठाई। तेरी स्ट्रेंथ कुछ कुछ फाइंड क्लास जैसी है, लेकिन तू अभी गोबलिन है, और गोबलिन होने से कुछ नहीं होगा अगर सामने वाला उससे भी ऊंचे लेवल का निकला। यूसेन जानता था वो थोड़ा हार्श बोल रहा है, पर वो ये भी जानता था कि हमारा सू कितना बड़ा मूर्ख है, तो उसने जानबूझकर बात सख्त रखी। लेकिन सू वही जिद्दी बच्चा हल्की मुस्कान के साथ बोला, कल मैं हार गया था, पर आज कर दिखाऊंगा। यूसेन ने सिर झटकते हुए सोचा, यही तो नहीं चाहता था मैं। वोट खड़ा हुआ। सू ने पूछा, तू स्कूल जा रहा है? यूसेन ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, आज क्लास नहीं, लेसन मिलेगा। सीन शिफ्ट होता है। दोनों ओलंपिक स्टेडियम के बेसमेंट में पहुंचते हैं। सू ने चारों तरफ देखा। विशाल जगह, लोहे के खंभे, अंधेरा और हवा में नमी। वो बोला, ये सब तेरे परिवार ने बनाया है क्या? यूसेन ने सिर हिलाया। नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है। यहाँ कई शामन और मेज फैमिलीज की ट्रेनिंग होती। सू ने पूछा, क्या गवर्नमेंट को डीमंस के बारे में पता है, खतरे का? यूसेन बोला, असल में शामन्स हमेशा से गवर्नमेंट के लिए काम करते आए हैं। बहुत पुराने वक्त में डीमंस से लड़ना एक बड़ा बिजनेस था। कहते हैं देश की नींव तक शामन ने रखी थी। फिर वो गहरी आवाज में बोला, 666 साल पहले रॉयल फैमिली ने एक एजेंसी बनाई थी जो यंग शामन्स को ट्रेन करती। तब से हमारा परिवार उसी के लिए काम कर रहा है। सच तो सिर्फ कुछ बड़े ऑफिसर्स को ही पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इस खतरे को गंभीरता से ले रहे हैं। फिर उसने ब्लेजर उतारा और बोला, अब बातें बहुत हो गई, आज बिना किसी रूल के फाइट होगी। अगर तू मुझे गिरा पाया तो जो चाहे कर सकता है। सू थोड़ा पीछे हटा। तू अपनी सोर्ड नहीं लेगा? यूसन मुस्कुराया। सोर्ड मुझे पावरफुल बनाती है, हाँ, पर मैं फील्ड डीमन को नंगे हाथों से गिरा सकता हूँ। अगर तू फील्ड से कमजोर है तो मुझे हराना इम्पॉसिबल है। उसने कहा, अब आ पूरी ताकत से। सू के हाथ कांप रहे थे, मगर उसने हिम्मत की और सीधा चार्ज किया। पल भर में यूसन गायब सा हुआ और धड़ाम सू जमीन पर गिरा पड़ा। यूसन ने पूछा भी नहीं कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि उसे पता था उसके डीमन जीन्स उसे जल्दी हील कर देंगे। इसीलिए वो अपने पंचेस रोक नहीं रहा था। फिर उसने हंसते हुए कहा, देख, तू किसी कॉमिक के हीरो जैसा लग रहा है। लेकिन तभी उसने अपने ही हाथ की तरफ देखा। नकल्स लाल थे, जैसे पत्थर पर मारा हो। वो सोचने लगा, अगर मैंने एनर्जी चार्ज नहीं की होती तो हाथ टूट जाता। दोनों को समझ आ गया, सामने वाला साधारण नहीं है। इस बार सू ने दांत भींचे और फिर से दौड़ा। यूसन ने नोट किया, अब पहले से तेज है, पर लड़ाई का तरीका वही पुराना। सू ने उसका रिस्ट पकड़ा, पलटने की कोशिश की, लेकिन यूसन ने उसे रोक लिया और नी से उसके चेहरे पर वार किया। सू लड़खड़ाया, लेकिन उसी पल उसके चारों ओर हल्की लाल चमक उभरी। उसने अपनी गोबलिन क्लब समन कर ली। यूसन की आंखें फैल गईं। उसने इसे पहली बार देखा था।